हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते होंगे अच्छे होंगे। चलिए सारे लोग आज जल्दी शुरुआत करते हैं क्लास की। और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जीएस के लिए, आपके लिए। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं जिसमें जीएस आपको मिल रही है, जीएस के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपके क्लास आपके लिए ही ये क्लास है, समझ लो। चलिए भाई, सभी लोग जल्दी से आ जाएं, क्लास को ज्वाइन कर ले फटाफट। एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दें सारे लोग जल्दी से। क्लास को लाइक भी कर देना, एक बार शेयर भी कर देना है। ओके, गुड इवनिंग है, गुड इवनिंग है सभी को। सभी लोग जल्दी से आ जाएं, फटाफट क्लास को ज्वाइन कर लें। अर्चना राव, गुड इवनिंग। चलिए भाई, सभी लोग जल्दी से आ जाइए। आप लोगों के लिए आरओ हाई कोर्ट आपका आरओ का वैकेंसी आप लोग जान रहे हैं, आने वाली है, बहुत जल्द आपको देखने मिल सकती है। इसके अलावा आपके लिए जो यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए समर्पण बैच आपका चल रहा है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और आपका फाउंडेशन बैच जो आपका यूपीपीसीएस के लिए है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अभी आपके पास जो समय है आप उसका अच्छे से यूज करें और मेंस वगैरह कंटेंट अच्छे से तैयार कर ले, सारी चीजें अच्छे से कर पाएं, तो आप लोग सभी लोग बैच ज्वाइन करके अपनी तैयारी को कर सकते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। सुनील कुमार, गुड इवनिंग। चलो भाई, सभी लोग जल्दी से आ जाएं, सभी लोग आ जाएं। क्लास का टाइम हो चुका है, आपको पता है 7 बजे क्लास आपकी शुरुआत हो जाती है, तो सभी लोग जल्दी से क्लास में आ जाएं। आपको ये आपका हाईकोर्ट का जो बैच है, आप में से जो लोग नहीं ज्वाइन कर पाए अभी तक, तो भाई ज्वाइन कर लो और अपनी तैयारी को अच्छे से शुरू कर दो। कि ये तैयारी होनी जरूरी है कि आपकी वैकेंसी जब ये फॉर्म आता है तो इसमें बहुत ज़्यादा समय आपको मिलेगा नहीं, तो आपको एक फिक्स टाइम के अंदर अंदर ही सारी चीजें कंप्लीट करनी है। तो आप अपनी तैयारी को पहले से करके तैयार हो जाओ, ठीक है? पहले से करके बिल्कुल अपनी टाइपिंग वगैरह भी शुरू कर देना है, ठीक है? चलिए भाई, आ जाए सभी लोग। और बाकी आपको कोई डाउट है, कोई समस्या आती है, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 7011127226 नंबर पे कॉल करके मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, या बैच संबंधित कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो यहां से आप ले सकते हैं। चलिए भाई, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। पहले क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? विच एनिमल हैज ए हम्प ऑन इट्स बैक? विच एनिमल हैज अ हम्प ऑन इट्स बैक? किस जानवर की पीठ पर कुबड़ होता है? जिराफ, हाथी, घोड़ा, ऊंट? क्या है सही आंसर, सही जवाब? कमेंट करें सभी लोग। अमित वर्मा, गुड इवनिंग। सभी लोग जल्दी जल्दी आंसर बताएं, क्या होगा सही आंसर इस क्वेश्चन का? किस जानवर की पीठ पर कुबड़ होता है? बताओ भाई, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ना, सभी के लिए बहुत ही आसान प्रश्न है ये। और उम्मीद करते सारे लोग आंसर बताएंगे इसका, राइट आंसर। बताते चले आंसर क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। चलो चलो, जल्दी से आंसर बताइए सभी लोग। राइट आंसर यहां पर आ गए भाई, कई लोग आंसर बता रहे हैं। कोई जिराफ बता रहा है, कोई जिराफ आंसर है किसी का आंसर जिराफ है, तो किसी का आंसर हाथी हो सकता है। मिले जुले से आंसर आ रहे हैं। और जब भी ऐसे चीजें हो तो आप लोग आंसर जरूर कमेंट किया कर, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे मिल जाएंगे, किसी भी एग्जाम को आप देने जा रहे हैं। चलो, कैमल आंसर आ रहे हैं, यहाँ पर कैमल आंसर आ रहा है, और भी कई सारे आंसर आ रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं। बहुत लोग अभी भी आंसर नहीं लगा पा रहे हैं। चलिए भाई, और कोई आंसर है? डी आंसर है सुनील कुमार का, कह रहे भाई ऊंट है जिस पर कुबड़ होता है, घोड़े पर हाथी और जिराफ। और आंसर किसी का? और कोई आंसर लगा सकता है तो लगाइए, और जो भी आपको आंसर लग रहा हो तो लगा सकते हैं। बसायुक्त पानी के स्टोरेज के लिए होता है, रिचर्ड जैक्सन। बहुत अच्छी बात है, बहुत शानदार आंसर आपके आ रहे हैं। चलिए भाई, देखते हैं यहां पर। देखना है यहां पर, बहुत सिंपल सी बात है ये। आपके आंसर तो यहां पर सही है जिन लोगों ने लगाया कि भाई ऊंट जो है, ऊंट की पहचान किससे होती है? भाई कुबड़ से होती है। सभी जानते हैं भाई ऊंट की पहचान किससे होगी? कुबड़ से होगी, ठीक है? तो बहुत सिंपल सा आंसर है। और हम जैसा सोच रहे थे भाई सभी आंसर लगाएंगे, अभी आप में से इतने लोग हैं और आंसर सभी ने लगाया भी नहीं है। एक वजह बात ये हमें समझना है कि इतने आसान क्वेश्चन पर भी सभी के आंसर नहीं लग रहे, बताओ। तो सभी के आंसर आने चाहिए थे, जैसी हमें उम्मीद थी भाई सभी आंसर लगाएंगे। सारे लोगों ने आंसर लगाया नहीं है। चलिए, एक क्वेश्चन है जो आपको बताना है कि भाई जो मनुष्य होता है, मनुष्य जो आपका है, इस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? बताइए। मनुष्य का आपसे पूछा जाए वैज्ञानिक नाम क्या है, पता है किसी को? जिसको पता कमेंट करके बताइए, इसको नहीं पता और नोट करना। मनुष्य का आप जो हैं, आपका नाम कुछ भी है, XYZ कोई भी नाम आपका हो, लेकिन आपका एक वैज्ञानिक नाम भी रखा गया है साइंटिफिकली, जो साइंस के आधार पर आपका नाम रखा गया, उस नाम, वो नाम क्या है पता है? बताइए। जैसे गाय है तो गाय का भी एक वैज्ञानिक नाम है, उसी तरह से बिल्ली है, बिल्ली का भी एक वैज्ञानिक नाम होता है। और ये हम पूछ रहे हैं इसलिए कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, यहां से गाय है, बिल्ली है, इन सबसे क्वेश्चन आते हैं, इनके नाम पूछ लेते हैं। जय हिंद,
श्याम प्रकाश, होमो सैपियंस, क्या आंसर आया है? होमो सैपियंस आंसर आया है। तो होमो सैपियंस वही क्या है? ये मनुष्य है। कौन है ये? होमो सैपियंस आपका जो है ये क्या है? ये है आपका मनुष्य। तो मनुष्य कौन है? होमो सैपियंस है। आप हम सभी क्या है? सारे के सारे होमो सैपियंस है। गाय क्या है इनमें से? गाय क्या होगी? तो गाय को बोलते हैं बोस इंडिकस। क्या बोलते हैं? बोस इंडिकस। नाम याद रखना चाहो कर लेना भाई, जरूरी है। कुछ भी एग्जाम में अब आ रहा है, अब एग्जाम का ऐसा पैटर्न है कि आपसे कुछ भी पूछ ले रहे हैं वो। बहुत अच्छी बात है, नंदिनी लोधी का आंसर आ गया भाई, बोस इंडिकस। बाकी लोग भी आंसर बताइए। बोस इंडिकस, वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट, और एक और हमने लिखा हुआ जिसका बताएंगे, ठीक है। और बिल्ली का नाम क्या होगा भाई? बिल्ली, जिसको बोलते हैं फेलिस डोमेस्टिका। क्या बोलते हैं? फेलिस डोमेस्टिका। फेलिस डोमेस्टिका, ये क्या है? ये आपकी भाई बिल्ली है। इसका नाम क्या है? फेलिस डोमेस्टिका बोलते हैं बिल्ली को। मनुष्य का नाम होमो सैपियंस होता है। मटर का नाम पाइसम सटाइवम। वेरी गुड भाई अमित वर्मा जी, बहुत अच्छी बात है, आप आंसर और भी बता पा रहे हैं। उसी तरह से मोर का नाम आपको जरूरत है भाई। मोर आपका क्या राष्ट्रीय पक्षी है? मोर का नाम क्या होता है? पावो, ठीक है, पावो क्रिस्टेटस है, ठीक है। तो मोर का नाम भी याद रखना है, पावो क्रिस्टेटस। ये कौन है? ये आपका प्यारा मोर है। ये दो चार जानवरों के नाम को जो हम लिखवा रहे हैं भाई नोट कर लेना सभी लोग, ठीक है। आम का क्या है? मैग्निफेरा इंडिका बोलते हैं आम को। आम का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? मैग्निफेरा इंडिका। क्या है? मैग्निफेरा, मैग्निफेरा इंडिका। ये क्या है भाई? मैग्निफेरा इंडिका क्या है? ये नाम है किसका? आम का। तो मनुष्य है, गाय है, बिल्ली है। इंटर से याद है मटर का। चलिए बहुत अच्छी बात है, इंटर से याद है, बहुत अच्छी बात है। आप में से कई लोग हैं इनको याद होगा, ये अच्छी बात है, ठीक है। और मेंढक का तो नाम सबको ही पता होगा। अगर पता है तो जल्दी से कमेंट करके बताओ मेंढक का नाम क्या होता है? मेंढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? मेंढक का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? कौन बताएगा मेंढक का वैज्ञानिक नाम? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आंसर बताइए। आंसर नहीं बता रहे हैं अभी। सेशन को लाइक और कर दे सभी लोग, लाइक शेयर जरूर कर देना है फटाफट, और आंसर बताते चलें। यहां पर आंसर क्या है? यहां पर मेंढक का राना टिग्रीना होता है। नहीं पता तो लिख लेना। और क्या है? राना टिग्रीना। राना टिग्रीना क्या है? मेंढक है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको स्क्रीनशॉट लेके रख लो, कहीं नोट बना रहे हो जो आपने कॉपी पर, इस क्लास के नोट्स अगर आप बना रहे हो तो जरूर बनाना, फायदा बहुत होगा इसका, ठीक है। आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आहार नली का सबसे लंबा भाग कौन सा है? स्टमक है, लार्ज इंटेस्टाइन है, छोटी आंत है, या ग्रास नली है? सबसे लंबा भाग कौन सा है इसमें? आहार नली का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी से बताएं आंसर क्या लग रहा है इसका। यशस्वी गुड इवनिंग, बताइए सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? जो आपकी आहार नाल है इसका सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? सबसे लंबा भाग क्या होगा? आसान सा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। तो देखो आप जो पाचन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? पाचन पढ़ते हैं। हमारा क्या है? इसको बोलते हैं पाचन तंत्र। और पाचन तंत्र, पाचन क्या है? तो पाचन तंत्र का सिंपल समझ, जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में तोड़ना, ठीक है। क्या हो जाएगा? पाचन कहलाता है। तो ये भी ध्यान रखना भाई, पाचन होता क्या जान लो। तो जटिल पदार्थों का, जो जटिल पदार्थ आपके हैं, जटिल पदार्थ का सरल पदार्थों में, ठीक है, सरल पदार्थों में विघटन या टूटना, कुछ भी जान लो, कुछ भी समझ लो आप। जैसे आपको हमने बता दिया, कॉन्सेप्ट याद रखना है कि भाई जटिल पदार्थ क्या होंगे। अब पाचन करोगे किसका? जैसे पाचन होता है तो भाई पाचन किसका करा जाएगा? तो सिंपल सी बात है, पाचन किसका करेंगे? पाचन आपके देखो जो आपके पोषण पदार्थ हैं। अब आप कहेंगे सर पोषण पदार्थ क्या है? तो ये भी जान लो। पोषक तत्व क्या होते हैं भाई? पोषक तत्व आपके क्या है? फैट है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, और क्या है? इसके अलावा प्रोटीन है। देखो यही वो पदार्थ हैं जो आप अपने खाने में इंटेक करते हैं, जो आप खाना खाते, जो आप भोजन ग्रहण करते हैं, उन सब में क्या है? उन सब में यही चीजें शामिल हैं कि आपकी फैट भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है। इन्हीं का पाचन करते हैं, इन्हीं को आप पचाते हैं। आप जब पचाएंगे क्या? इन्हीं को पाचन करते भाई क्या है? जटिल पदार्थ है। इन्हीं जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। इस पाचन की क्रिया में कई सारे अंग भी साथ मतलब शामिल होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्या बोलते हैं? इसको पाचन तंत्र बोलते हैं। क्या बोलेंगे? पाचन तंत्र बोलेंगे। तो यहां पूछा गया भाई सबसे लंबा भाग कौन सा है? आंसर क्या आ रहे हैं सभी के? सभी का आंसर, किसी का स्मॉल इंटेस्टाइन, किसी का लार्ज इंटेस्टाइन आ रहा है। काफी इधर उधर के आंसर आ रहे हैं, ठीक है। और लोग आंसर बताइए,
और लोग भी आंसर बता सकते हैं भाई, और लोग भी आंसर इसका कर सकते हैं। देखो छोटी आंत बड़ी आंत क्या होती है, देखो इनके काम आपको बता रहे थे, बाकी आंसर तो आपको हम बता ही देंगे। लार्ज इंटेस्टाइन कार्य क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का कार्य होता है जल का अवशोषण करना। ये यहां पर पाचन नहीं होगा, यहां पर जल का अवशोषण होता है। क्या होता है, जल का अवशोषण होता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है, यहां पर क्या होता है, भोजन का पाचन वगैरह होता है, भोजन का पाचन होता है, ध्यान रखना इस चीज को। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भाई इनके कार्य क्या हैं, तो आप ध्यान रखेंगे। याद है, चीजें समझ में आ रही है, ये चीजें समझ में आ रही है। स्मॉल इंटेस्टाइन आपकी है कि भाई स्टमक होगा, तो ध्यान रखो जो छोटी आंत जो है कहने के लिए छोटी आंत है, लेकिन आपके भोजन का पाचन कहां पर होता है, भोजन का पाचन आपके जो है कहां पर होगा, छोटी आंत में। आहार नली का जो है सबसे लंबा भाग यही होता है, कौन है, छोटी आंत। तो आंसर लिख लिया सबने, आंसर कर लिया तो अच्छी बात है, ठीक है। और ये जो आपका स्टमक है, ये जो आपका स्टमक होता है, इधर पीछे आ जाते हैं, ये जो आपका स्टमक होता है इसी में पाई जाती है पाइलोरिक ग्लैंड। क्या होती है इसमें, इसमें आपकी होती है पाइलोरिक ग्लैंड। क्या है भाई, यहां पर आपकी मिलती है पाइलोरिक ग्लैंड, पाइलोरिक ग्लैंड। ये जो पाइलोरिक ग्लैंड है यहीं से निकलता है आपका गैस्ट्रिक जूस। क्या निकलेगा, गैस्ट्रिक जूस। जठर जो आपका है जूस जो है गैस्ट्रिक जूस कहां से, वो आपके यहीं से निकलेगा, आपके अमाशय से, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। गैस्ट्रिक जूस या जठर रस, जो भी आप बोलना चाहो इसको बोल सकते हैं। सबको समझ में आ रही चीजें, नोट कर लेना अगर नोट करना हो, और अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो नोट कर लेना, बिना झिझक के नोट जरूर कर लेना, ठीक है। एक आपकी देखो ये पाइलोरिक ग्लैंड एक अमाशय में होती है जहां से आप गैस्ट्रिक जूस निकलता है। एक होती है ऑक्जेनेटिक ग्लैंड, कौन सी होती है, ऑक्जेनेटिक ग्लैंड होती है, वहां से HCl निकलता है। क्या निकलेगा, HCl। कहां से, ऑक्जेनेटिक सेल्स होती हैं। इधर आप लिख सकते हैं कि भाई आपका जो स्टमक है, ठीक है, अमाशय जो है, अमाशय से क्या निकला, एक दो ग्लैंड है, एक आपकी होती है पाइलोरिक ग्लैंड, पाइलोरिक ग्लैंड, और एक आपकी है ऑक्जेनेटिक ग्लैंड, ऑक्जेनेटिक ग्लैंड, ऑक्जेनेटिक सेल होती है। यहां से क्या निकलता है, यहां से आप निकलता है HCl, और यहां से आपका निकलता है जठर रस। क्या निकलता है, जठर रस। तो ये दोनों बातें आपको स्टमक के बारे में ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। समझ में आ रहा हो तो भाई नोट करते जाना, नहीं समझ आ रहा तो बताना, जो डाउट अगर है कुछ भी तो, ठीक है। जठर रस में दो एंजाइम निकलते हैं, पेप्सिन और रेनिन। ये जठर रस है, इसमें से दो एंजाइम होते हैं। कौन से दो एंजाइम, उनका नाम भी जान लो। इसमें दो एंजाइम होते हैं, कौन से दो एंजाइम है, तो एक एंजाइम होता है आपका पेप्सिन, क्या है, पेप्सिन। एक है रेनिन, दूध को पचाने के लिए कौन चाहिए, रेनिन। पेप्सिन और रेनिन आपसे कई बार पूछा कि भाई पेप्सिन रेनिन कहां से निकलता है, ध्यान रखना पेप्सिन आपका कहां निकलता, ये कहां निकलता, ये आपके स्टमक के पाइलोरिक ग्लैंड से निकलता है जठर रस। उस जठर रस में आपका है क्या, पेप्सिन और रेनिन। याद रखना इस चीज को, सभी लोग याद रखेंगे तो आपको चीजें याद रहेंगी। आप नोट्स बनाओगे तो आपको, आप जब भी उठा के पढ़ोगे तो अब भी आपको चीजें याद आएंगी। तो पढ़ने का तरीका होता है, अगर आप उस तरीके में रहोगे तो जरूर ध्यान रखना। प्रोटीन को तोड़ता है, बिल्कुल सही बात है रिचर्ड, बिल्कुल सही बात है। तो समझ में आई, प्रोटीन खंडित के क्या करता है, पेप्टोन्स में तब्दील कर देता है। ये प्रोटीन को पेप्टोन में तब्दील कर देगा, प्रोटीन को पेप्टोन्स में तोड़ता है, कौन, तो ये पेप्सिन। यहां तक सबको क्लियर हुआ। दूध के लिए कौन सा है भाई, दूध के पाचन में सहायक है कौन सा, आपका रेनिन होता है। ये सारी बातें नोट कर लो, अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है। आगे चलते हैं। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां से प्रारंभ होता पूछा गया है। स्टमक है, माउथ है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां से शुरू होता है। चलिए, आज सभी लोग किधर गायब है भाई, आज सभी छुट्टी पे चले गए क्या। दीपिका पांडे गुड इवनिंग, सुनैना, अमित वर्मा, चलो जल्दी जल्दी से बताओ। तो भाई कहां से होता है पाचन, जो है पूछा जा रहा है आपसे कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां पर होता है, मुख से। माउथ आंसर आ रहा है, अमाशय भी आंसर है। अमाशय है क्या किसी का, पाचन तो मुख से ही शुरू हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां शुरू होता है, चलिए आंसर बी आ रहे हैं। कई सारे लोग आंसर बी बता रहे, तो हमने आपको छोटी आंत के बारे में बता दिया, हमने आपको बड़ी आंत के बारे में बता दिया, हमने आपको स्टमक के बारे में बता दिया है, ठीक है। आंसर यहां पर बी आ रहे हैं, कई सारे लोग के आंसर बी है, तो भाई सभी लोग सही हैं। देखो कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख्य रूप से मुख में लार में उपस्थित एक है टाइलिन। क्या है, एक टाइलिन है। क्या है भाई, टाइलिन एंजाइम। ये टाइलिन एंजाइम जो है इसी से क्या होता है, ये आपके कहां पर, लार में, सलाइवा जो है उसी में क्या है, टाइलिन एंजाइम होता है। उसी में क्या होता है, उसी से आपका कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है मुख में लार में उपस्थित टाइलिन एंजाइम से होता है, ठीक है। यहां पर सलाइवरी ग्लैंड से टाइलिन है, एमाइलेज है, कई सारे एंजाइम निकलते हैं, तो ये ध्यान रखना है। आगे चलते हैं।
कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? देखो क्वेश्चन आ गया फिर से, ये आपके आरओ हाई कोर्ट में कई बार आ चुके हैं। बताते चले आंसर क्या लग रहा है इसका सही जवाब। बताइए बताइए जल्दी से आंसर क्या लग रहा है। लार में कौन सा? पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, टाइलिन है, लाइपेज है। अभी आपने जस्ट देखा, फटाफट आंसर लगाओ तेजी से। अब भी आंसर करने में देरी क्यों हो रही भाई? जैसे आपने एक देखा पेप्सिन, पेप्सिन कहां से निकलता है भाई? तो पेप्सिन याद रखना है, पेप्सिन आपको कहां से निकलेगा? हमने आपको क्या बताया? अमाशय। ये पूछा गया पीसीएस में कई बार, आरओ यारो कोई भी आप एग्जाम दोगे वहां पूछ सकते हैं, ठीक है। वैसे आपका एक होता है क्या? एक होता है ट्रिप्सिन, एक है इरेप्सिन। तो जो इरेप्सिन है, क्या है? इरेप्सिन, ध्यान रखना, ये जो इरेप्सिन है ये कहां पाया जाता है? ये इरेप्सिन आपके छोटी आंत में होता है। कहां से निकलता है? छोटी आंत से। तो आपसे कभी कभी ये तीनों दे करके, चारों दे करके क्या मैच करवा देंगे। अब ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन कहां से? ये आपके अग्न्याशय से निकलता है। कहां से निकलता है? अग्न्याशय से निकलेगा। तो ध्यान रखना है भाई, ये आपके पैंक्रियाज, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं क्या? पैंक्रियाज। तो ये पैंक्रियाज से निकलेगा, ये आपके इरेप्सिन से निकलेगा। इरेप्सिन ये कहां? छोटी आंत से निकलेगा, ठीक है। अब कौन कौन से कहां से निकल रहे हैं एंजाइम, नाम याद रखना है आपको जरूर। और हमने पूछा है क्वेश्चन में लार में कौन सा एंजाइम पाया था, तो आपका टाइलिन पाया था, अभी हमने आपको लिखवा दिया। बात समझ में आई सबको? ये पूछा गया, कई बार कंफ्यूज होते हैं बहुत से लोग यहां पर, और आप ना हो तो नोट करें ना, तीनों इसलिए अलग अलग, क्योंकि नाम बहुत मिलते जुलते हैं। पेप्सिन, ट्रिप्सिन, इरेप्सिन, तीनों सामने आएंगे, दिमाग की दही हो जाती फिर उस समय, याद नहीं आता कुछ भी, फिर आप कंफ्यूज करोगे सर इसका है कि नहीं है, इसका ऐसा होगा कि नहीं होगा, ये होता फिर हाल उस समय। तो इस हाल से अगर इस दर्द से ना गुजरना पड़े तो नोट बना रहे हो तो भला हो जाएगा, नहीं तो फिर आप गलत करके आ जाओगे, श्योर है इस चीज में। अगर ठीक है आगे आ जाओ, यहां पर आंसर हो गया टाइलिन आपका। आगे चलते हैं। पचे हुए भोजन का अवशोषण मुख्यतः कहां होता है? अमाशय में, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन या लीवर में? बताओ आंसर। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहां होता है? क्या आंसर लग रहा है इस क्वेश्चन में? सभी का आंसर करें भाई, सभी लोग आंसर बताएं, जल्दी से कमेंट करें फटाफट। देखो पचे हुए भोजन का अवशोषण कहां पर होगा भाई? हमने पूछा भोजन का अवशोषण, हमने अगर पूछा जल का अवशोषण कहां पर होता है, तो आपका आंसर यहां पर सी आ रहे हैं, छोटी आंत आंसर आ रहे हैं। और जितने लोग आंसर छोटी आंत बता रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर भाई। छोटी आंत में एक होती है क्या? विलाई होती है। क्या होती है? विलाई, जो भोजन के अवशोषण में सहायता करती। तो इस स्ट्रक्चर को याद रखें, विलाई। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भाई विलाई कहां होती है, तो विलाई आपके छोटी आंत में होती है, ठीक है। छोटी आंत में विलाई पाई जाती है, ठीक, बहुत अच्छी बात है। आगे चलते हैं, क्योंकि और चीजें हमने आपको बता दिया। यहाँ पर पित्त रस जो है किस अंग द्वारा बनाया जाता है? तो विच ऑर्गन प्रोड्यूस बाइल जूस? बाइल जूस जो है कौन बनाता है? पैंक्रियाज, लीवर, गॉलब्लैडर, स्टमक। जल का अवशोषण बड़ी आंत में, बिल्कुल सही बात, वेरी गुड। और बताइए आंसर क्या लग रहा है इसका? नोट कर लेना चीजें, नोट्स बनाते चलो भाई, नोट्स बना लोगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो आप जीएस याद नहीं कर पाओगे। जीएस में कई सारी चीजें होती हैं, और आपका ये जो एग्जाम है काफी फैक्चुअल है, इसलिए हम आपको फैक्ट चीजें बताते जा रहे हैं। जो फैक्ट जहां से भी जरूरी है हम आपको सारी चीजें बता रहे हैं। यकृत आंसर आया है। पित्त रस कहां बनता है? तो मानव के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? मानव के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आपकी क्या है? मानव के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है, सबसे बड़ी ग्लैंड, तो सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है? लीवर है। ये क्या है? सबसे बड़ी ग्लैंड है ये, हाँ बिल्कुल। अब पित्ताशय जो यहां पर देखो, यहां पूछा पित्त बनता किस अंग के द्वारा, तो बनेगा किसके द्वारा? इसके द्वारा। आंसर आपका ये हो गया। फिर आपसे पूछेगा पित्ताशय स्टोर कहां पर होता है, संचय कहां पर होता है? स्टोर पूछे आपसे, संचय पूछे, हिंदी इंग्लिश में कुछ भी कंफ्यूज नहीं होना। तो स्टोर कहां पर होगा? पित्ताशय में होता है, ठीक है। पैंक्रियाज आपका अग्न्याशय अलग है, अमाशय अलग है, इसमें कंफ्यूज नहीं करना बिल्कुल। यकृत बनाता है, पित्ताशय भंडारण होता है, वेरी गुड। यशस्वी, दिव्या, चलिए भाई आंसर जिनके जिनके भी आ रहे हैं बी, वो सभी लोग सही हैं, ठीक है, सभी लोग सही हैं। एक आपका जो यकृत है, ये जो आपका लीवर है, यकृत है, इसी यकृत में एक एंजाइम एक निकलता है आपका, क्या? एक प्रोटीन का उत्पादन होता है, उस प्रोटीन को बोलते हैं फाइब्रिनोजेन। क्या बोलते हैं? क्या है ये? फाइब्रिनोजेन। ये क्या है? एक तरह का प्रोटीन है, ध्यान रखना। ये प्रोटीन क्या कार्य करता है बताएगा कोई? ये जो फाइब्रिनोजेन निकलता है क्या कार्य करता है?
बताइए, प्रोटीन जो है फाइब्रिनोजेन आपका ये क्या कार्य करेगा? तो ये रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। ध्यान रखना, रक्त का थक्का बनाने में सहायक है। रक्त का थक्का बनाने में सहायक है कौन? फाइब्रिनोजेन। याद रखना इस चीज को, फाइब्रिनोजेन क्या करता है? रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। वहीं पर एक होता है हिपैरिन। हिपैरिन क्या कार्य करता है पता है किसी को? ठीक है, रक्त का थक्का कहां बनाएगा भाई? ब्लड कट गया, मान लो कहीं ब्लड बाहर निकलेगा तो सारा ब्लड बह जाएगा, अगर थक्का नहीं बनेगा तो वो कौन कर रहा है? वो फाइब्रिनोजेन की वजह से हो रहा है। ठीक है, वैसे आप विटामिन के पढ़ते हैं भाई, विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, तो विटामिन के भी ध्यान रखना है आपको, यह भी ध्यान रखना है। ठीक है, प्रिया कुमारी गुड इवनिंग। आज कई लोग लेट आ रहे हैं भाई, इधर उधर शाम को क्लास का जो टाइम रहता है उस टाइम पर जरूर आ जाया करें आप सभी लोग, तो आपका ही फायदा होगा, नहीं तो चीजें छूट जाती फिर। हिपैरिन क्या करता है? शरीर के अंदर रक्त, देखो शरीर के बाहर रक्त जम जाए कोई दिक्कत नहीं, शरीर के अंदर रक्त ना जमे उसके लिए आपका हिपैरिन होता है। तो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है, जमने से रोकता है। ठीक है, शरीर के अंदर रक्त को जमने से कौन रोकता है? तो ये आपका हिपैरिन रोकता है। ठीक है, तो नोट कर लेना, ब्लड क्लॉटिंग में हिपैरिन। तो भाई नहीं पता नोट कर लो चीजें, अगर पता है तो ठीक है। हमने आपको सारी चीजें बता दी, फाइब्रिनोजेन के बारे में बता दिया, हमने आपको हिपैरिन के बारे में बता दिया। ये दोनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए हैं, दोनों अलग अलग चीजें पूछी जाती हैं और पहले भी पूछी गई हैं। और क्या काम होता है भाई लीवर, और क्या काम करेगा? चलो आगे चलते हैं, यहां पर आंसर आपको पता ही है, लीवर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। आंत के जीवाणुओं द्वारा मानव शरीर में कौन सी विटामिन बनाया जाता है? आंत के जीवाणुओं के द्वारा विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या के? गुड इवनिंग शफदर, अंतिमा सिंह, बताइए आंसर। कोई बात नहीं, लेट हो गया, चलो जल्दी से फटाफट नोट कर लो चीजें, जो बताते जा रहे हैं सुनते जाओ, नोट करते जाओ इसको। राइट आंसर क्या होगा इसका? इस क्वेश्चन का जवाब बताइए तेजी से। तो देखो भाई, आंत के जीवाणुओं के द्वारा किस विटामिन, कौन सी विटामिन बनाई जाती है? सी। भाई सी तो नहीं बनाएंगे, के भी नहीं बनता है, बी भी नहीं बनेगा, आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन ए। ए आंसर हो जाएगा। विटामिन ए का भंडारण होता है। यहां पूछा शरीर में किस विटामिन का बनाया जाता है, कौन सी विटामिन बनती है? तो आपकी विटामिन ए, आंत के जीवाणुओं के द्वारा। ठीक है, आंत का जीवाणु क्या है? आपका एक जीवाणु होता है आंत में आपके ई कोलाई गुड बैक्टीरिया होता है, जो आपके भोजन को पचाने में सहायक होता है। अगर ये बैक्टीरिया नहीं होता आपका भोजन डाइजेस्ट नहीं होगा तेजी से, तो ये आपका क्या है? ये एक तरह का गुड बैक्टीरिया होता है। तो आपसे पूछा है भाई गुड बैक्टीरिया क्या है, तो यही ई कोलाई जो है, जिसकी वजह से आपका फूड जो है वो डाइजेस्ट होता है, तो वो ई कोलाई बैक्टीरिया है। क्या है? ई कोलाई। नाम चाहो तो नोट कर लेना। ठीक है, तो याद रखना है, सॉरी यहां पर आंसर आपका दिया मानव यहाँ पे बस से जीवाणु के का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसको सही कर लेना। आगे देखें, पित्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पित्त के लिए कौन सा सही बताओ? वाहिनी द्वारा स्रावित व यकृत में संचित होता है, पित्ताशय द्वारा स्रावित व यकृत में संचित होता है। देखो यहां पर, और यकृत द्वारा स्रावित और पित्ताशय में संचित होता है। फिर यहां पर लिखा है यकृत द्वारा स्रावित और पित्त नली में संचित होता है। बताइए क्या आंसर हो जाएगा? आंसर यहां पर क्या लग जाएगा? राइट आंसर। ठीक है, विटामिन के वो गलत है आंसर, उसका मत ध्यान देना। बताइए आंसर, सभी लोग आंसर लगाएं जल्दी जल्दी से। क्या लग रहा है आंसर? दिव्या का सी आंसर है, अमित, दिव्या, शैलेश सी आंसर आ रहे हैं। तो भाई सिंपल सी बात, सिक्रीटेड बाई लीवर। किसका सिक्रीट होगा? लीवर के द्वारा, एंड स्टोर्ड इन गालब्लेडर, स्टोर्ड इन गालब्लेडर। आंसर हो जाएगा सी। सी राइट आंसर हो जाएगा भाई, सभी का आंसर क्या होगा? सी राइट आंसर होगा। आगे चले अगले क्वेश्चन की तरफ, चलो आ जाओ। अब हमने आपको बता ही दिया चीजें, तो यहां पर कुछ रुकना खास है नहीं। लार में क्या पाया जाता है? ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो रहा है, बताओ। एमाइलेज, सेलुलोज, पैक्टिनेज, काइटिनेज। लार में क्या पाया जाता है? बताओ भाई, लार में क्या पाया जाता है? चलिए, आप में से जो लोग क्लास में देर से आए भाई, क्लास को लाइक वाइक कर देना है जल्दी से, और कमेंट करते चलना है सभी लोग। अभी भी आप में जो लोग हैं आंसर सभी लोग नहीं लगा पा रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं आंसर सभी लोग लगाएं। लार में क्या पाया जाता है? माइलेज,
देखो आंसर क्या लग रहा है इसका, देखो सिंपल सी बात है, अभी हमने आपको पढ़ाया भी था कि भाई लार में एमाइलेज एंजाइम होता है जो स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। ये ध्यान रखना कि आपका जो एमाइलेज है वो क्या करता है, स्टार्च के पाचन में सहायक है, स्टार्च के पाचन में सहायक है, इस बात को याद रखना। ठीक, आगे चले। जठर ग्रंथियां किसकी भीतरी, देखो हमने जठर ग्रंथियों के बारे में आपको बता दिया। अब देखो क्वेश्चन आपको एक बार चीजें सही से पढ़ लोगे ना तो आपको सारे क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन आएगा फिर आप बना लोगे। जब तक आप कॉन्सेप्ट को नहीं समझते, चीजों को पढ़ते नहीं डिटेल के साथ में, तब तक आप क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। अब आपको हमने शुरू में स्टमक के बारे में बता दिया, आपको हमने इंटेस्टाइन के बारे में बता दिया, तो आप आराम से क्वेश्चन बना लोगे। जठर ग्रंथियां किसकी भीतरी परत पाई जाती है, तो ओएसोफाइगस है यानी ग्रास नली, माउथ है, स्मॉल इंटेस्टाइन या स्टमक है। एक बार अगर सही से चीजें पढ़ लोगे तो फिर समस्या नहीं आने वाली, फिर आप आराम से नोट्स बनाते चले जाओ अपने, और चीजों को बस रिवाइज करते आना। जैसे कल की क्लास हमने जो पढ़ाई, जो क्वेश्चन करवाए, उनको आप नोट्स बना लो, कहीं नोट कर लो। आज की जो क्लास है इसको देखते चले जाओ, नोट्स बना लो इसके। ऐसे करते करते आपके पास मतलब जितनी क्लास होगी ना उसमें आपके पास एक ऐसा कंटेंट तैयार होगा जहां श्योर है कि आपको ये चीजें पढ़नी ही पढ़नी है, क्योंकि वो सारी प्रीवियस क्वेश्चन चीजें होंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे सारे। प्राची चौहान, चलो भाई जल्दी से, और लोग आ जाओ जल्दी से, सभी लोग क्लास में फटाफट जुड़ते जाएं। क्या आंसर लग रहा है इसका, तो सिंपल सी बात है, जठर ग्रंथि कहां में, जठर ग्रंथि हमने आपको बताया था यहां पर क्या जठर ग्रंथि पाई जाती है, और एक कौन सी बताई थी, एक आपकी ऑक्जेंटिक कोशिका पाई जाती है, कोशिका होती है। तो इन दोनों से क्या क्या चीजें निकलती है अपने आपको बता दिया पहले, आंसर सभी का डी आना चाहिए। आगे चलते हैं, यहाँ पर देखो लिखा है भीतरी दीवार से जठर रस निकलता है, इसी जठर में दो चीजें हमने क्या निकलती है, पेप्सिन और रेनिन निकलता है। ये भी हमने आपको बताया, जो लोग लेट आ रहे हैं भाई वो सारी चीजें छोड़ चुके हैं, पेप्सिन और रेनिन, इसीलिए कहते हैं क्लास में समय से आ जाओ। आगे देखो, भोजन नली की दीवारों के संकुचन विस्फारण को क्या कहते हैं, भोजन नली के दीवारों के संकुचन विस्फारण क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन, ट्रांसपिरेशन या पेरिस्टोलिक गति या पाचन, क्या कहते हैं, बताते चले। आंसर बताइए सभी लोग आंसर लगाइए। आप लोग क्लास अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, अगर कर पाए तो भाई बहुत अच्छा रहेगा। बताइए आंसर। क्या लग रहा है आंसर इस क्वेश्चन का, बी आंसर आ रहे हैं। चलिए सभी लोग जल्दी बताइए आंसर, बी दिव्या का। बाकी लोग भी आंसर लगाए भाई, जल्दी जल्दी आंसर लगाया करो, इतना समय लगा देते आंसर करने में। नित्या सिंह आंसर कह रही भाई, भोजन नली की दीवारों के संकुचन के कारण, तो एक्सपेंशन मोमेंट ऑफ द वॉल्स फूड पाइप इज कॉल्ड, तो बोलते हैं इस गति को बोलते हैं पेरिस्टोलिक मोमेंट बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं, पेरिस्टोलिक मोमेंट बोलते हैं। तो आंसर सी वाले सभी सही हैं। आप में से कई लोग हैं जो सी लगा रहे हैं, कुछ लोग का आंसर ए आ रहा है भाई, ट्रांसलोकेशन नहीं बोला जाता है, तो तरंगाकार गति को पेरिस्टोलिक गति बोलते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, बहुत आसान सा है, अगर आपने चीजों को पढ़ा, कॉन्सेप्ट पढ़ रखा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। यदि लार में माइलेज ना हो तो मुख गुहा में कौन सी क्रिया प्रभावित होगी, स्टार्च का पाचन नहीं होगा, प्रोटीन का पाचन है, वसा का पाचन है, भोजन का अवशोषण है। ठीक है, किस चीज का पाचन नहीं होगा, बताइए किस चीज का पाचन नहीं होगा। ठीक है, बताइए जल्दी से आंसर। तो देखो भाई, अगर एमाइलेज है, एमाइलेज नहीं होगा आपके मुख गुहा में, तो स्टार्च का पाचन नहीं होना चाहिए। किसका, स्टार्च का पाचन नहीं हो पाएगा। इस बात को ध्यान रखना कि इसके जैसे प्रोटीन के पाचन के लिए क्या है, पेप्सिन है भाई, ये पेप्सिन क्या है, प्रोटीन, इसी की वजह से प्रोटीन क्या है, पेप्टोन में टूट रहा है, किस पे, पेप्टोन में टूट रहा है। ठीक है, तो वसा से हम मतलब नहीं कोई। भोजन का अवशोषण कहां पर होगा, भोजन का अवशोषण आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है भोजन का अवशोषण। ये सारी चीजें ही पता है, छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आ जाओ, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ANIAC किसने डिजाइन किया था, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो है किसने डिजाइन किया था, पूछा जा रहा, किसने डिजाइन किया था पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, जल्दी जल्दी से आंसर बताइए सभी। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किसने डिजाइन किया था,
डी आंसर, कई लोग के आंसर डी लग रहे हैं, कई लोग के कुछ और आंसर आ रहे हैं, तो भाई सभी लोग के आंसर आए। चलो जल्दी से, दिव्या मिश्रा, प्रिया कुमारी, प्राची। इनैक किसने बनाया था? प्रेस्पर, एकर्ट, जॉन डब्ल्यू, जोसेफ, जॉन नेपियर। आंसर यहां पर सी आ रहे हैं। अगर किसी ने हमारी पहले वाली क्लास करी है, ये क्वेश्चन उसी का कंप्यूटर का है, रिपीट किया गया क्वेश्चन है ये, जानबूझ के रिपीट किया गया इसको, क्योंकि आपको याद है कि नहीं याद है। तो जो लोग पहले देख रहे थे उनको क्लास पता होगी। आंसर यहां पर क्या है? सी। प्रेस्पर, एकर्ट, जॉन डब्ल्यू मोचली ने डिजाइन किया था पहला। आपका ध्यान कौन सा? ENIAC, ये आपका क्या है? इसके द्वारा बनाया गया था, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर तक पहुंचने के लिए किसका उपयोग किया गया है? टर्मिनल का, नोड का, डेस्कटॉप का, हैंड हेल्ड का? बताइए। जानबूझकर जानबूझकर इसलिए कि भाई आपको चीजें याद हो रही कि नहीं हो रही हैं। जैसे बहुत से लोग तो याद नहीं कर पा रहे होंगे चीजें, क्योंकि कंप्यूटर में काफी समस्याएं आती होंगी। कंप्यूटर में आपको काफी सारी समस्याएं होंगी, क्योंकि कंप्यूटर बहुत से लोग पढ़ते ही नहीं है भाई, उनको बिल्कुल भी नहीं पता कंप्यूटर के बारे में, चीजें जानकारी में है नहीं, आइडिया नहीं लगता कंप्यूटर का। और कंप्यूटर मेनली आपको क्या याद करनी है? आपको फुल फॉर्म्स बहुत याद करनी है, क्योंकि कई 2-3 आपसे क्वेश्चन फुल फॉर्म ही पूछ लेते हैं। ठीक है, आंसर क्या लग रहा है इसमें? चलिए बी आंसर लगा रहे हैं, कई लोग बी आंसर लगा रहे हैं। जैसे आपको 2-3 फुल फॉर्म बताना भाई, एक सीपीयू का फुल फॉर्म आप लोग बताओ, एक आपको ALU का फुल फॉर्म बताना है, ये आपको HTTP, ये इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? ये 3 फुल फॉर्म आपको पता है, इसको वो लोग कमेंट करें। एक है OMR, बताइए। यहां पर आंसर यहां पर CA आ रहे हैं, यहां पर आंसर B भी आ रहे हैं और आंसर D भी आ रहे हैं। तो भाई आंसर इतने मिले जुले से आ रहे हैं, क्यों ऐसा है? देखो बहुत सिंपल सा आंसर था। यहां पर मेन फ्रेम कंप्यूटर से जुड़ने के लिए क्या करते हैं? टर्मिनल का प्रयोग करते हैं। किसका? टर्मिनल का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान देना भाई सभी लोग यहां पर, जो लोग टर्मिनल आंसर लगा रहे थे, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले के ही हैं, ये क्वेश्चन कंप्यूटर वाले पहले वाले डाले गए हैं। तो आंसर क्या आ रहे हैं यहां पर? फुल फॉर्म क्या है भाई? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। चलो भाई, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट आंसर आया है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। सीपीयू क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTTP है, HTML नहीं है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है HTML होता है। ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर ये क्या है? तो ये आपका OMR है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है ये, ठीक है। तो ध्यान रखना इसका। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है ये, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है ये। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है? ALU क्या है? HTTP क्या है? और HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो HTML क्या है? नोट कर लेना, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये आपको इतनी फुल फॉर्म इसमें जरूर याद रखनी। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वेरी गुड। आ रही बात समझ में? आगे चलें? चलो आ जाओ इधर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सैकड़ों उपयोगकर्ताओं के लिए एक साथ कार्य करने वाला बड़ा कंप्यूटर क्या कहलाता है? हैंड हेल्ड, मेन फ्रेम, व्यक्तिगत, टैबलेट कंप्यूटर। भाई टैबलेट तो नहीं होगा, व्यक्तिगत भी, पर्सनल कंप्यूटर भी नहीं, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है जहां पर सैकड़ों लोग बड़ी बड़ी गणनाओं के लिए रखे जाते हैं, बड़ी बड़ी चीजें काउंट करते हैं, उन सब चीजों में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, नेपियर की गणना, नेपियर की गणना की तकनीक को, नेपियर की गणना तकनीक को क्या कहते हैं? नेपियर की गणना की तकनीक को क्या कहते हैं? ठीक है, तो देखो यहां पर नेपियर गणना भाई किस क्या बोलते हैं? इस तकनीक को बोलते हैं बोलते हैं यहां पर रैप्डोलॉजिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैप्डोलॉजिया, रैप्डोलॉजिया, रैप्डोलॉजिया बोला जाएगा। तो याद रखना, नेपियर द्वारा विकसित गणना तकनीक को रैप्डोलॉजिया कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाए यहां पर, विश्व के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है भाई? विश्व के पहले सुपर कंप्यूटर CDC 6600 है, या क्या नाम है इसका? चलिए, रैप्डोलॉजिया है ना।
विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा भाई? तो पहला सुपर कंप्यूटर जो है सीडीसी है, सीडीसी है, सीडीसी आएगा आपका यहाँ पर। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर होता है। और आपके एग्जाम में आरओ के प्रीलिम्स में कई बार पूछा गया है ये, आपके और भी कई सारे एग्जाम होते हैं वहां पर भी क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट आते हैं, उस शहर का नाम चयनित किए जहां कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। जयपुर है, वाराणसी, भोपाल है, प्रयागराज। कहां पर कुंभ मेला लगता है? कुंभ मेला कहां पर लगेगा? वैन तो वाइड एरिया नेटवर्क होता है। बताएं आंसर। ठीक है, तो बताओ, बहुत आसान सा क्वेश्चन है भाई, आंसर लगाओ इस पे सारे। प्रयागराज, नासिक, उज्जैन, कहां पर लगता है मेला? ये आपके प्रयागराज में लगेगा, प्रयागराज। अच्छा, प्रयागराज अगर आया तो आपको जल्दी से एक बार इसका ओडीओपी भी बताना है। आपका एक ओडीओपी आपका वाराणसी का भी बताना है, और इसके बाद ये 2 ओडीपी बताने हैं। फिर आपको एक ओडीपी बताना है, ओडीओपी पूछा बताना आपको जालौन का। ये 3 डिस्ट्रिक्ट हमने लिखे हैं, 3 डिस्ट्रिक्ट के नाम को बताने, इनके ओडीओपी क्या है। ओडीओपी जानते हो नहीं जानते हो? नहीं जानते तो भाई जान लो इसको, क्योंकि जरूरी है। बताइए, ओडीओपी जरूर बताना है इसका भाई, नोट कर लेके रखना है। नहीं पता है बताएंगे क्या लग रहा आंसर? आंसर यहां पर आ रहे हैं बी, प्रयागराज का ओडीओपी बताओ भाई। पुराने लोग लग रहा है नहीं क्लास में, कई सारे पुराने लोग होते। देखो यशस्वी का आंसर आया है मूंज, जानते हो तो बताओ जल्दी से। मूंज जो है यहाँ पर किसका? ये आपके प्रयागराज का, प्रयागराज का ये है आपके मूंज हो जाएगा। मूंज आपका अमेठी का भी है, ध्यान रखना। मूंज आपका सुल्तानपुर का भी है। तो जिसको नहीं याद भाई रट लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके किसी ना किसी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा ये। ठीक है, आपके इसी बार आरओ के मेंस में क्वेश्चन पूछा कि भाई ओडीओपी की शुरुआत कब होती है, तो आपको हमने बताया भी था 2018 से शुरुआत होती है। ये क्वेश्चन आपके मेंस में, आरओ के मेंस में आया है, ये हमने कई बार पढ़ाया है, कई बार आपको हमने बताया है। वाराणसी का क्या है? तो बनारसी साड़ी जो होती है, तो बनारसी साड़ी आपकी जो है क्या, वो आपकी ओडीओपी वाराणसी का है, बनारसी साड़ी। जालौन का क्या आंसर आ रहा है? ठीक है, जालौन का क्या है? कागज। क्या है भाई? कागज है, कागज। तो ध्यान रखना इस चीज को, ये सारे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जैसे आपका पूछा जाए हाथरस, हाथरस का ओडीओपी क्या है? कमेंट करके बताना। आगे चलते हैं, हाथी महोत्सव कहां मनाया जाता है? बताओ, हाथी महोत्सव कहां मनाते हैं? जैसलमेर, ग्वालियर, जयपुर, उदयपुर। हाथी महोत्सव कहां पर मनाते हैं? हाथी महोत्सव कहां मनाया जाता है? 24 जनवरी 2018 से ओडीओपी की शुरुआत होती है। हाथी महोत्सव किधर मनाते हैं? जैसलमेर में, ग्वालियर में, जयपुर में, उदयपुर में। लगाओ आंसर सभी। अभी कई सारे लोग आंसर ही नहीं लगा रहे हैं भाई, आज बड़े ठंडे ठंडे पड़े, आंसर लग नहीं पा रहे हैं, क्या दिक्कत है? कई लोग आज आंसर लगाने में पीछे भाग रहे हैं। चलो जल्दी से आंसर, आंसर उदयपुर आ रहा है, देखो उदयपुर आंसर आया है। उदयपुर देखो, उदयपुर क्या है भाई? जयपुर है। हाथी महोत्सव कहाँ मनाते? जयपुर में। कब मनाते? मार्च अप्रैल के महीने मनाया जाता। मार्च अप्रैल के महीने में आपका हाथी महोत्सव बनता है, कहां पर? जयपुर में बनेगा। तो याद रखना है कि जयपुर, और जयपुर कहां पर? जयपुर आपके राजस्थान में, मार्च अप्रैल के महीने में मनाया था। संगाई उत्सव, संगाई उत्सव किस राज्य मनाते हैं? असम में, मणिपुर में, मिजोरम में, नागालैंड में। बताइए। क्वेश्चन का आंसर करते चलें सभी। चलो एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहते हैं हम, ये तो आपको आंसर करना ही करना है। एक आपको बताना, गेहूं जो होता है, गेहूं में कौन सा
अम्ल पाया जाता है? बताओ, गेहूं में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये हाँ, शाहिद अली कह रहे हैं हम लगा रहे हैं मणिपुर। बताइए क्या लग रहा है इस क्वेश्चन का जवाब? जैसे जैसे आपका सेब वगैरह है, के सेब है, सेब में कौन सा अम्ल मिलता है? यहां पर आंसर मणिपुर है कि नागालैंड है, क्या है? मणिपुर आंसर आ रहे हैं सी। ग्लूटिन अमित का आंसर आया, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है भाई। यहां पर कौन सा मिलता है? इसमें ग्लूटिन मिलता है। ग्लूटामिक मिलेगा, ग्लूटिन आपको कहीं ग्लूटामिक मिलेगा लिखा हुआ, कहीं आपको ग्लूटिन मिल जाएगा। तो ध्यान, ग्लूटिन मिलता है जो कि पेट में जाके चिपकता है। और सेब में कौन सा है? सेब में आपको मैलिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है? मैलिक एसिड होता है। मैलिक एसिड होता है सेब में, ठीक है। और इसके अलावा ऐसे आपके खट्टे फल जो भी हैं उन सब में क्या साइट्रिक एसिड मिलता है? किसमें? जो भी आपके खट्टे फल होते हैं उन सब खट्टे फल में साइट्रिक एसिड होता है। तो याद रखना, ये आपके एग्जाम में ये भी आता है, साइट्रिक एसिड होता है, साइट्रिक अम्ल होता है। अब जल्दी बताओ, टार्ट्रिक अम्ल किससे मिलता है? पीसेस में क्वेश्चन आया ये, टार्ट्रिक अम्ल किससे मिलता है? ये वाला भी क्वेश्चन पीसेस में आ चुका है और ये वाला भी आ चुका है। जो पीसेस में है देखो वो आरओ में भी आ सकता है, ऐसा मत सोचना कि नहीं आएगा सर पीसेस में है तो हमारे में क्यों आएगा। भाई तुम्हारे में भी आ सकता है, ठीक है, तुम्हारे में भी आ सकता है। तो आंसर यहां पर क्या बनेगा? संघाई उत्सव कहां पर? मणिपुर का प्रमुख सांस्कृतिक उत्सव, ध्यान रखना किसका है? मणिपुर का। अब जैसे यहां पर देखो नागालैंड आपका आ गया है, ठीक है, असम है, नागालैंड। तो आपको नागालैंड का भाई पूछा रहे कब स्थापना हुई थी, किस ईयर में स्थापना हुई थी? 1963 में नागालैंड की स्थापना होती है। हमने आपको कल भी बताया था, फिर बता रहे हैं। मणिपुर जो है यहाँ पर क्या है? मणिपुर आपका संघाई उत्सव मनाते हैं, ठीक है। और तैरता हुआ एक पार्क यहाँ पर है, कहां पर? मणिपुर में है। कौन सा है? लोकटक झील पे आपका है। कौन सा? तैरता हुआ पार्क, फ्लोटिंग पार्क जो है आपका, ठीक है, उसका नाम क्या है? लोकटक। लोकटक झील है ना, बहुत ही साफ है। ये पता था, भूल गए हैं सर, ठीक है, भूल गए तो कोई बात नहीं, नोट कर लो। इसीलिए हम आपको चीजें बता रहे हैं कि भाई ये चीजें ऐसी हैं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन दे जाती हैं आपको, बहुत बेसिक बेसिक चीजें होती हैं, यही गलत हो जाती हैं। आंसर यहां पर क्या है? टार्ट्रिक है, इमली है, अंगूर है, ये सब आपके टार्ट्रिक अम्ल आते हैं। तो याद रखना, इमली है इसी में आएगा और अंगूर भी आएगा। और जब भी एग्जाम आया था, एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था तो वहां पर साइट्रिक एसिड भी ऑप्शन में दिया था। हाँ, कैबुल लामजाओ लोकटक झील पर है, कैबुल लामजाओ ना, हाँ कैबुल लामजाओ फ्लोटिंग पार्क है, बिल्कुल सही बात है। नाम मैंने याद आता, लोकटक झील याद आई हमको, कैबुल लामजाओ, तो बहुत अच्छी बात है आपको याद है, कैबुल लामजाओ, कैबुल लामजाओ, ठीक है, यही है आपका। ओके, आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में मेवाड़ उत्सव कहां मनाया जाता है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर। बताइए, मेवाड़ उत्सव कहां मनाया जाता? जल्दी जल्दी से बताते चले, मेवाड़ उत्सव कहां मनाया जाता? फुमड़ी नामक तैरता हुआ पेड़ है, वेरी गुड, फुमड़ी मिलता है, फुमड़ी वनस्पति बोलते हैं। क्या बोलेंगे? फुमड़ी वनस्पति। जोधपुर, जोधपुर आंसर आ रहे हैं कई लोग के। और आंसर यहां पर बी आ रहे हैं, कई सारे लोग के आंसर बी की तरफ इशारा कर रहे हैं, काफी मिलते जुलते हुए ऐसे आंसर आते हैं भाई। आंसर क्या? जोधपुर है, देखो यहाँ पर उदयपुर है, जोधपुर नहीं है, उदयपुर। मेवाड़ उत्सव कहाँ मनाते हैं? मेवाड़ उत्सव मनाते हैं जो आपके उदयपुर मनाते हैं, ठीक है। और मेवाड़ में शासन किसका था? सिसोदिया वंश शासन था। और अगर पूछा इनकी राजधानी क्या थी? मेवाड़ वंश, जो मेवाड़ में सिसोदिया वंश था, आपसे पूछा एग्जाम में, सिसोदिया वंश जो है इसकी राजधानी क्या थी? सिसोदिया वंश की राजधानी क्या होती भाई? तो सिसोदिया वंश की राजधानी क्या है? ये भी याद रखना, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। राजस्थान स्पेशल लग रहा? नहीं, राजस्थान स्पेशल नहीं है, ये आपके उत्सव वगैरह जो पूछे जाते हैं कई बार आ जाते हैं, तो याद रखना। जैसे सिसोदिया वंश की राजधानी क्या है? चित्तौड़ है। क्या है? चित्तौड़ है, ये ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है, समझ में आई चीजें?
तो छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन आपको याद रख लोगे तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, पेपर आपका निकलना आसान हो जाएगा। तो एग्जाम में आप जैसे आप में से मैक्सिमम लोग हैं, अगर 150 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे जीएस के, तो आप में से मैक्सिमम लोग हैं जो 80 के आसपास कर लेंगे, और कई ऐसे हैं जो 75 कर लेंगे। लेकिन 80 से 100 जो आपको सही करने क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन का जो खेल है, यहां तक आने में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और बहुत मेहनत का मतलब बहुत छोटी छोटी चीजें जो आपकी मिस्टेक होती है ना, उनको सही करना है। इस बात को याद रखना सभी कि भाई अगर ये छोटी छोटी चीजें आपने सही कर ली तो आप एग्जाम का प्रीलिम्स आराम से क्वालिफाई कर लोगे। ठीक है, तो चलिए यहां पर मथुरा और आगरा को पर्याप्त जल उपलब्ध कराने हेतु तो कौन सी परियोजना चलाई गई? गोकुल बैराज परियोजना, जामरानी गंगा बैराज, पूर्वी गंगा नहर। गोकुल, अमित वर्मा का आंसर है गोकुल। बाकी लोग बताइए आंसर क्या है? तो ध्यान देना, यहाँ पर गोकुल बैराज है कहां पर? यमुना नदी पर बनाए गए गोकुल बैराज मथुरा और आगरा हेतु चलाई गई है, इनको पानी की उपलब्धता हो सके इसलिए। हुकुम सा। नेक्स्ट आ जाओ, उत्तर में से अर्जुन बांध कहां पर है? पिपरी, सोनभद्र, पीलीभीत, चरखारी, महोबा, बुंदेलखंड। अर्जुन बांध कहां पर है उत्तर प्रदेश में? अर्जुन बांध कहां पर उत्तर प्रदेश में, बताइए कौन बता रहा है इस क्वेश्चन का सही? आंसर बताए करें जल्दी से, क्या लग रहा है इसका सही जवाब? अर्जुन बांध कहां मिलेगा? महोबा में है कि आपके कहां लग रहा है? चरखारी, महोबा, पीलीभीत। ये जो पीलीभीत है, आपको पता है इस पीलीभीत से एक नदी निकल, एक झील है यहाँ पर, फुलहर झील। कौन सी झील है? इसी पीलीभीत आप देखेंगे यहाँ पर एक पड़ती फुलहर झील, और फुलहर झील से आपकी नदी का उद्गम होता है, गोमती नदी का। किसका होता है? गोमती नदी। कभी आपसे पूछे भाई गोमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो फुलहर झील। फुलहर झील जो है गोमती नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। यहां पर आंसर सी आ रहे हैं, ए भी आंसर है, सी भी आंसर है, पिपरी, सोनभद्र भी है। तो भाई अर्जुन बांध आपके महोबा में है। ठीक है, तो आंसर सी वाले सभी लोग ध्यान देंगे, सी वाले आंसर सभी का सही है, महोबा हो जाएगा सही यहां पर। ठीक है, और जो पीलीभीत आपका एक ऐसा जिला है, जब आप उत्तर प्रदेश ऐसे मैप देखोगे, मैप आप देखोगे, जैसे यहाँ पर हम थोड़ा सा आइडिया आपको दे रहे हैं, यूपी का मान लो मैप है, तो यहाँ पर आपका पीलीभीत है, तो यहाँ पर आपका पड़ता है नेपाल। ठीक है, और यहाँ पर आपका पड़ेगा उत्तराखंड। तो पीलीभीत ऐसा जिला है जो नेपाल की भी सीमा को स्पर्श करेगा और उत्तराखंड की सीमा को भी स्पर्श करेगा, ध्यान रखना, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर ध्यान रखना। अब पीलीभीत की बात आई तो पीलीभीत से एक चीज और जान लो भाई, पीलीभीत जो आपका है, इनका ओडीओपी पूछा जाए कि भाई इनका वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है, तो बांसुरी है। क्या है? बांसुरी है इनका ओडीओपी, ध्यान रखना। समझ में आई बात? तो यहां पर जो हमने आपको बताया ये जरूर ध्यान देना। फुलहर झील पूछे कहां पर है भाई, तो यही आपको पहुंच जाना तुरंत। फुलहर झील कहां पर है? ये आपके हाँ पीलीभीत का है, बिल्कुल नेपाल यूके का बॉर्डर लगता है। आगे चलें, नेक्स्ट आ जाओ, यहां पर देखो चरखारी में स्थित है, चरखारी का महोबा जिले में अर्जुन बांध है। ठीक है, आगे आ जाओ, रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना। ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन, यूपी स्पेशल क्वेश्चन है। आपको याद रखना कि आपके इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ के एग्जाम में यूपी स्पेशल के बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन तक आपको मिलेंगे। तो जिन्होंने क्लास नहीं किया वो भाई क्लास कर लो, चीजों को तैयार कर लो, क्योंकि बहुत जरूरी है। प्रशांत पाल, गुड मॉर्निंग। देखो भाई प्रशांत पाल अभी सोकर उठाए लग रहा है, ये अभी प्रशांत जी अभी लग रहा सोकर उठा, इसलिए भाई गुड मॉर्निंग हो गया इनका। क्या बात है, दिव्या मिश्रा जी ने तो बिल्कुल आंसर लिख के गाने की तरह बिल्कुल बता दिया है भाई, गाने के उसको शब्दों में तब्दील कर दिया है, बांसुरी को और गोमती नदी को। तो बांसुरी कहाँ बजेगी? गोमती नदी के किनारे। और गोमती नदी कहाँ निकलेगी? पीलीभीत से निकलेगी। ठीक है, बेतवा नदी आंसर आ रहा है भाई। चलिए बहुत अच्छी बात है, जो लोग आंसर लगा रहे हैं यहाँ पर घाघरा, रामगंगा, बेतवा। देखो रामगंगा भागीरथी नहीं है। रानी छी भाई आपका क्या है आंसर हो जाएगा आपका? बेतवा रिवर, बेतवा नदी पर बना है। बहुत अच्छी बात है, आप में से सी आंसर कई सारे लोगों के हैं, तो बेतवा नदी ध्यान रखना है। ठीक है, वेरी गुड। तो जल्दी से एक क्वेश्चन कोई बताएगा? ठीक है, एक क्वेश्चन जल्दी से बताओ भाई, नेपाल को स्पर्श करने वाले जिलों की संख्या कितनी है? नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले यूपी में जिलों की संख्या कितनी? यूपी कितने जिले हैं जो नेपाल की सीमा को स्पर्श करते हैं? ये कमेंट करके आपको बताना है। बुंदेलखंड की अर्थव्यवस्था जो है, सर्वाधिक योगदान किस नदी का है? बुंदेलखंड की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान किस नदी? सिंध नदी है, बेतवा है, यमुना है या नर्मदा है? किसका योगदान सबसे ज्यादा है? बताइए आंसर, किसका योगदान सबसे ज्यादा है?
सबसे ज्यादा किसका योगदान है? अमित सोनकर, प्रशांत, शाहिद, अरुण कुमार। चलिए आंसर बताते चलिए भाई, किसका योगदान सबसे ज्यादा होगा? लक्ष्मी। चलिए यमुना, यमुना आंसर आ रहा भाई, यमुना आंसर है। सोमिल का आंसर बेतवा है भाई, बेतवा है, यमुना है, नर्मदा है। बहुत अच्छी बात है, देखो कई लोग आंसर मिले जुले से बता रहे हैं। छह आंसर भी आ रहा है। दो क्वेश्चन में आपसे देखो, ये क्वेश्चन तो आपको आंसर करना ही करना है, ध्यान देना यहां पर। बेतवा नदी जो है बुंदेलखंड की सिंचाई का आवश्यकता का सबसे बड़ा भूभाग है ये, ठीक है। बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा जो कवर करती है नदी आपकी बेतवा नदी। तो आंसर बी वाले यहाँ पर मैक्सिमम लोग सही हैं। बी वाले जितने लोग आंसर लगा रहे थे वो सारे के सारे सही हैं, ध्यान देना इस चीज को। आंसर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और दिव्या मिश्रा ने पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच और महाराजगंज, सिद्धार्थनगर। चलिए 7 जिले हैं कि 6 जिले हैं भाई? 7 जिले होंगे कि 6 जिले होंगे? कौन ये चीज क्लियर करेगा? कई लोग 7 बता रहे हैं, कई लोग 6 बता रहे हैं। तो देखो ध्यान देना यहाँ पर, जैसे आप जब मैप बनाते हो तो आप जब यहाँ पर ऐसे मैप बनाओगे तो आप देखना, सबसे पहले आपको यहाँ पर एक जिला मिलता है पीलीभीत। लिखना चाहो नोट कर लो, नहीं तो कोई बात नहीं, आपकी मर्जी। पीलीभीत देखेंगे, पीलीभीत मिलेगा, पीलीभीत है। उसके बाद कौन सा है? पीलीभीत है। फिर लखीमपुर खीरी आप देखेंगे, लखीमपुर खीरी है, बहराइच है, बलरामपुर है, और पीलीभीत, बहराइच, लखीमपुर और बहराइच है, बलरामपुर है, सिद्धार्थनगर है। सिद्धार्थनगर आएगा शायद। 7 है, देखो आंसर अभी भी 7 है, लेकिन 7 कौन कौन से हैं ये कंफ्यूजन बहुत ज्यादा आ गया है। 7 है लेकिन 7 है कौन से ये क्लियर नहीं है, ठीक है। देखो भाई इस चीज को, यहां पर महाराजगंज आपका एक ऐसा जिला है, इस चीज को ध्यान रखना, महाराजगंज आपका एक ऐसा जिला है जो क्या करेगा, ये बहराइच आपके नेपाल को और बिहार को भी स्पर्श करेगा, ठीक है। इस चीज को समझना सभी। हाँ बिल्कुल, हमारा घर लखीमपुर खीरी में है। 7 है, 7 कौन से बताओ? सिद्धार्थनगर आएगा, श्रावस्ती आएगा, ये बताओ जल्दी से। यहां पर सिद्धार्थनगर लाया जाएगा कि श्रावस्ती आएगा? कितने होगा? 1 2 3 4 5 6, एक और है श्रावस्ती, आपको याद रखना है। आप में से कई लोग 7 बताइए, 7 नाम नहीं बता पा रहे हैं, जल्दी से बताओ श्रावस्ती होगा कि नहीं होगा? ठीक है, ध्यान देना। आपने जितने लोगों ने बताया भाई, सारे लोगों ने ध्यान देना। यहां पर एक जिला आपका जो है वो श्रावस्ती भी आता है। तो ये हो गए आपके 7 जिले जो कि नेपाल को स्पर्श करते हैं, 7 जिले जो कि नेपाल को स्पर्श करते हैं। अब आप अपना सही कर लो। मैंने ट्रिक से याद किया है और आपने दोस्त को भी 2 मिनट में याद कराया है, बहुत अच्छी बात है। आप ट्रिक से याद कर चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। बस्ती होगा सर, बस्ती नहीं होगा, श्रावस्ती है भाई, यही कंफ्यूजन हो जाता है। श्रावस्ती है, ध्यान रखना, बस्ती नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, याद नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं, याद नहीं आ रहा तो आप ऐसे करके लिख लो तो याद हो जाएगा, जरूर याद हो जाएगा, ठीक है। लिख लोगे तो जरूर याद होगा। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। श्रावस्ती नहीं है, ये श्रावस्ती है, बस्ती नहीं है, इसलिए आपको याद रखना है इस चीज को। अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश के किस जिले को लाभ होता है? तो भाई किस जिले को लाभ होता है? किस जिले को लाभ हुआ बताओ? अर्जुन बांध से किस जिले को लाभ होगा? बताएंगे? बताएगा कोई इस चीज को? किस जिले को लाभ होगा? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ी चीजें दिमाग में रखोगे तो आपको चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। इससे थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाओ और आंसर निकालो इस चीज का। डी या सी? चलो जितने डिस्ट्रिक्ट इनके ओडीओपी भी कमेंट कर देना, इनके ओडीओपी भी आपको हम याद करवा देंगे साथ साथ। अगर आप ओडीओपी पढ़ना चाहोगे तो भाई ओडीओपी भी आपको हम याद करवा देंगे, आप बस ओडीओपी हमारे साथ पढ़ना शुरू करो, ठीक है। ओडीओपी हमारे साथ पढ़ना शुरू करो, देखो अभी आपको ओडीओपी याद हो जाएंगे। ए आंसर आ रहा, हमीरपुर।
चलो भाई, और लोग बताइए, अपने प्रयास जारी रखें, सारे के सारे लोग अपने प्रयास जारी रखें और उम्मीद करते हैं आंसर आप जरूर लगा लेंगे सही। आप में से जो लोग देख रहे हैं, देखो कई लोग ऐसे हैं जो आंसर लगाना नहीं चाहते, पता नहीं क्यों, क्या डर है इस चीज का उनको। बताइए भाई। एटा घुंघरू घंटी, वेरी गुड, एटा का आंसर आ गया भाई। एडा का ओडीओपी क्या, घुंघरू घंटी, और घुंघरू घंटी वगैरह जो है वो सब कहाँ ओडीओपी है, एटा का। गोरखपुर का क्या है, गोरखपुर का क्या है, टेराकोटा, टेराकोटा। हमीरपुर का क्या है, हमीरपुर का ओडीओपी जूते। जिसको नहीं याद होता है ऐसे ही याद हो जाएगा, आप क्लास बराबर देखते चलो, सुनते चलो, याद हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आंसर जो आपके क्वेश्चन पूछा, महोबा अर्जुन बांध से कौन सा जिला प्रभावित, तो यहां पर तो हो जाएगा, लाभ होगा तो हमीरपुर हो जाएगा आंसर डी। वस्त्र उद्योग इटावा, ठीक है, क्या है, वस्त्र उद्योग इटावा। चलो बहुत अच्छी बात है, अगर याद है चीजें तो बहुत अच्छी बात है। आप में से कई लोग हैं जो अच्छे आंसर लगाते हैं इस चीज को लेकर के, ये काफी अच्छी बात है कि भाई मैक्सिमम चीजें आप में से कुछ एक लोग को देखा जाए तो वो सही आंसर कर रहे हैं बराबर। तो हमीरपुर याद रखना, हमीरपुर और महोबा दोनों ही आपके अर्जुन बांध से ही फायदा मिलता है दोनों को। निचली गंगा नहर कहां से निकलती पूछा गया है, बरेली, हरिद्वार, कानपुर, नरौरा। आपका इस बार कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, ये कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ये मंडल को लेकर के बहुत क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पता नहीं पता, मंडल को लेकर के बहुत क्वेश्चन पूछा गया है। और अभी भी इस बार आरओ के प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया ये आपको मंडल के बारे में, और मंडल पर अभी तक कभी क्वेश्चन नहीं आयोग ने पूछा था। ठीक है, कभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। नरौरा, प्रतीक द्विवेदी, नरौरा। तो नरौरा से यहां पर क्या गंगा, निचली गंगा नहर कहां से निकलती, ध्यान का, नरौरा से निकलती है। यही क्वेश्चन आपके इस बार मेंस में आता है यूपी आरओ के। ठीक है, तो ध्यान रखना इसी को, ये आपके इस बार आरओ का जो मेंस हुआ है भी, उसी में मेंस में आपके क्वेश्चन यही पूछा था। ठीक है, आगे आ जाओ। मौदहा बांध, मौदहा बांध परियोजना उत्तर प्रदेश किस जिले में है, कानपुर, लखनऊ, बलिया, हमीरपुर। मौदहा बांध, जैसे आपके देवी पाटन मंडल पूछा गया था ना इस बार पेपर में, देवी पाटन मंडल में कौन सा जिला शामिल नहीं है, तो उसमें 2 ही जिले का नाम दिया था, बाकी दूसरे दे दिया था। तो देवी पाटन मंडल में कौन से जिले शामिल, तो आपका बहराइच है, ये नेपाल सीमा लगाता है, बलरामपुर है और गोंडा है। अब यहां पर जो कंफ्यूज करता है कि बस्ती है कि श्रावस्ती है, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है। ठीक है, बस्ती है कि श्रावस्ती, तो ध्यान रखना श्रावस्ती है, बस्ती नहीं है। और ऑप्शन में क्या किया था आरओ में, दोनों दे दिया था, बस्ती और श्रावस्ती दोनों दिया, बहुत से लोगों ने बस्ती लगा दिया आंसर। तो देवीपाटन मंडल के आपके 4 जिले हैं, नोट कर लो, 1, 2, 3 और 4। मौदहा बांध कहां है भाई, मौदहा बांध किस उत्तर प्रदेश किस जिले में स्थित है, आंसर यहां पर, आंसर मौदहा बांध हमीरपुर। आंसर आ रहे हैं सभी के, मैक्सिमम लोगों ने आंसर यहां पर किया है। ये जरूर नोट करना, ये जो आपको नोट करवा रहे हैं, यहां क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा एग्जाम में, अगले एग्जाम में क्वेश्चन आप जरूर देखेंगे यहां से। ठीक है, तो भाई हमीरपुर सारे सही हैं। हमीरपुर का ओडीओपी क्या है, ध्यान रखना, हमीरपुर का ओडीओपी क्या है, हमीरपुर का ओडीओपी अभी हमने जस्ट बताया है, कमेंट जरूर करना सभी को, ये जरूर नोट कर लेना। ये पूछा गया है कई बार, आप कई बार का मतलब इस बार आपके रिसेंट में भी क्वेश्चन जो पेपर आपका हुआ था प्रीलिम्स का, उसमें पूछा गया था। 12 जैसे आपसे पूछा, बस्ती जो है उसका मंडल ही अलग है, तो बस्ती जो है वो अलग मंडल में आता है, इस देवीपाटन मंडल में बस्ती नहीं आएगा। इसलिए बस्ती और श्रावस्ती में जो लोग कंफ्यूज होते हैं, इसलिए दोनों चीजें नोट कर लोगे तो सही रहेगा, नहीं तो फिर गलतियां कर दोगे इस चीज को। और श्योर है आप गलतियां जरूर कर सकते हैं ऐसे चीजों में। जूता है, ठीक है, तो यहां पर आंसर तो आपका सही है, बिल्कुल राइट आंसर। बस्ती मंडल में कौन कौन, देखो बस्ती मंडल में एक तो आपका बस्ती तो आता ही आता, दूसरा आपका क्या है, संत कबीर नगर और सिद्धार्थ नगर। तो बस्ती तो आपका है ही है, संत कबीर नगर और सिद्धार्थ नगर। 1, 2 और 3, ये सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर और बस्ती, इनमें क्या है, ये आपके मंडल हैं। कौन कौन जिले के मंडल में आते हैं, ये हमने 2 मंडल आपको बता दिए, नोट कर लेना, आपको फायदा जरूर मिलेगा इसका। नोट कर रहे हैं, कर रही हैं, अगर कर रहे हैं तो ठीक है,
और खाली अगर याद है तो अच्छी बात है, और याद भी नहीं है और नोट भी नहीं कर रहे तो बहुत बुरी स्थिति फिर, क्योंकि फिर एग्जाम में जब आएगा तो आप फिर देखते रह जाओगे वहीं पर। नेक्स्ट आ जाओ। ताजमहल जो है किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बना? 81 में, 82 में, 83 में, 84 में? कब बनता ये? नोट कर रहे नहीं कर रहे उसको? क्लास को लाइक वाइक करते चलना भाई, क्लास को लाइक नहीं कर रहे हैं आप लोग। कितने लोग हैं वो क्लास लाइक्स के जो नंबर्स हैं रुके पड़े हुए हैं, वो आगे ही नहीं बढ़ रहे हैं। तो जल्दी से एक बार लाइक थम करो सभी लोग, जो लोग नहीं करके बैठे अभी तक, लाइक वाइक कर दिया करो। अब लाइक के लिए भी कहना पड़ता है, ये बड़ी अजीब स्थिति है। ये तो आपका अपना भाई, आओ फटाफट कर दो। आंसर क्या रहे? यूनेस्को 82 में, 81 में, 83 में, 84 में? तो कई लोग के आंसर 83 वगैरह भी सारा कर रहे, और 82 तो नहीं है। 82 नहीं भाई, 83 है। 83 विश्व धरोहर स्थल इसको घोषित किया किसको? ताजमहल को। ताजमहल को घोषित किया गया। आगरा किसने बसाया पता है आपको? आगरा जो है किसने स्थापित किया था? आगरा की स्थापना किसने करी बताओ? आगरा की स्थापना किसने करी थी? कौन बताएगा? ये भी क्वेश्चन हो सकता ना एक। आगे देखो, उत्तर प्रदेश शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहां पर है? आगरा में, फतेहपुर सीकरी, लखनऊ, प्रयागराज? शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहां पर है उत्तर प्रदेश में? अकबर ने करी। आगरा की स्थापना अकबर ने करी है। देखो आंसर नहीं पता। प्रतीक द्विवेदी 1504 में हुई, बिल्कुल सही बात है। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहां पर है? सिकंदर लोदी ने करी है। बी आंसर आ रहा है। शेख सलीम चिश्ती कहां पर है भाई? ये आपके फतेहपुर सीकरी में है। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहां पर? फतेहपुर सीकरी में है। हमने पूछा आगरा की स्थापना कब करी है, तो आगरा की स्थापना 1504 में होती है। किसके द्वारा? सिकंदर लोदी के द्वारा। सिकंदर लोदी के द्वारा 1506 में इसकी राजधानी बनाया गया। 1506 में इसको राजधानी बनाया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। हाँ बिल्कुल सही है, आप प्रतीक द्विवेदी का आंसर सही है। पहले भी आपने बताया था, अभी भी सही है। नेक्स्ट आ जाओ। एकता का विलोम शब्द क्या होगा बताओ? एकता का विलोम शब्द क्या है? एक है, अनेकता है, एकत्र है, एकांतर है, एक है। अब हिंदी आ गई, थोड़े क्वेश्चन हिंदी के भी इसमें शामिल हैं आज। आज क्लास में कुछ क्वेश्चन आपके हिंदी के भी शामिल है इसमें, तो हिंदी बताते चले। एकता क्या है भाई? एकता एकता का विलोम क्या लगाएंगे? तो भाई एकता सिंपल सी बात है, एकता का अनेकता लगाओ, आंसर हो गया। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट यहां पर धनी का विलोम क्या है? धनी का विलोम ऋण है, दरिद्र है, लोभी है, ऋणदार है। आज आपने देखा था, कहां देखा था? अकबर कैसे कर सकते हैं भाई? आप लोधी वंश उठा के पढ़ना। लोधी वंश जब पढ़ोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि अकबर ने किया था। तो धनी का निर्धन, दरिद्र, ऋण, लोभी, तो भाई सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा? दरिद्र हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? दरिद्र हो जाएगा। ठीक है। अंधकार का विलोम बताना है। अंधकार का विलोम क्या है? प्रकाश है, प्रकाश है, कौन सा ये है? देखो यहां पर वर्तनी का भी ध्यान देना, इसमें वर्तनी का भी ध्यान देना है। बताइए, वर्तनी भी यहां पर ध्यान देना है आप सबको। तो भाई प्रकाश होगा। प्रकाश कौन सही है? प्रकाश यही वाला सही हो जाएगा ना। चलिए एक मिनट, आप एक और ले लेते हैं। क्वेश्चन आगे के। चलो ये देखो क्वेश्चन यहां पर दिया है कि माना जाता है कि उत्तर प्रदेश में स्थित अपनी माँ को उपदेश देने के बाद गौतम बुद्ध ने मुलाकात, ये आपका यहाँ पर लग रहा है एक्सप्लेनेशन आ गया इधर। चलो इस क्वेश्चन को छोड़ के नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो यहां से देखो, गौतम बुद्ध की माता माया किस शासक परिवार से संबंधित थी? कपिल वस्तु, सारनाथ, देवरिया, लुम्बिनी। ठीक है, कपिल वस्तु, सारनाथ, देवरिया, लुम्बिनी।
क्या लग रहा है इसमें? तो माया जो है किस इनकी माता जी का नाम था, क्या था? माया नाम था। ये किस परिवार से संबंधित थी? किस परिवार से संबंधित थी बताइए? ये आंसर आ रहे हैं कपिलवस्तु। अब बाकियों के आंसर क्या है? ए है, बी है, सी है, क्या होगा? ए आंसर कपिलवस्तु। चलो अच्छा, कुछ क्वेश्चन यहां पर हम और आपसे पूछने वाले हैं, लेकिन गौतम बुद्ध 563 ईसा पूर्व में जन्म होता है कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर। इनके पिता कौन? शुद्धोधन, जो कि शाक्यगढ़ के मुखिया हैं। किसके? शाक्यगढ़ के मुखिया थे। इनकी माता जो है माया देवी है, और ये माया देवी जो है कपिलवस्तु की महारानी थी। तो ए वाले सभी सही हैं, ए वाले सारे ही सही हैं, ठीक है, ए वाले सारे सही यहां पर हैं। किस जगह पर बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था? कारले, सारनाथ, बोधगया, लुम्बिनी, बताइए आंसर। जल्दी जल्दी से आंसर बताएं सभी। बताओ, जूनागढ़ अभिलेख किसका है भाई? पता है नहीं पता? जूनागढ़ अभिलेख ये किसका है? किस शासक का है? एक अभिलेख आपका हाथी गुम्फा अभिलेख बहुत पूछा था एग्जाम में। हाथी गुम्फा अभिलेख पीसीएस का बिल्कुल फेवरेट है ये, हाथी गुम्फा अभिलेख। ये भी बता दो किसका है? ये दोनों अभिलेख के किसके समय के हैं? ये शासक के नाम बताने आपको। बोध गया आंसर है। ज्ञान प्राप्त कहां होता? बोध गया, सारनाथ। अच्छा, इनको जब ज्ञान प्राप्त होता कौन सी नदी तट पर ज्ञान प्राप्त होता? ध्यान रखना, निरंजना नदी तट पर। कौन सी नदी है? निरंजना नदी है। निरंजना है कि ऋजुपालिका है भाई? निरंजना है कि ऋजुपालिका है बताओ? खारवेल, बिल्कुल सही है। ये हाथी गुम्फा अभिलेख जो आपका है, ये खारवेल से संबंधित है। खारवेल साहब संबंधित है भाई। खारवेल जो होते हैं, कलिंग नरेश खारवेल। और हाथी गुम्फा जो यहाँ पर ये जूनागढ़ है, रुद्रदामन है, रुद्रदामन का है। किस नदी के किनारे इनको ज्ञान प्राप्त होता? निरंजना नदी के किनारे इनको ज्ञान प्राप्त होता है, ठीक है। ऋजुपालिका नदी के तट पर किसे ज्ञान प्राप्त होता बताएगा कोई? ऋजुपालिका नदी के तट पर किसे ज्ञान की प्राप्ति होती है? ऋजुपालिका नदी के तट पर किसे ज्ञान की प्राप्ति होती है? तो ध्यान रखना इस चीज को यहाँ पर कि गौतम बुद्ध जो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक, इनका जन्म कहाँ पर होता है? और सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर 29 वर्ष की अवस्था में क्या किया? उन्होंने गृह त्याग किया। और गृह त्याग की घटना को क्या बोलते हैं? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। क्या बोलते हैं? महाभिनिष्क्रमण बोलते हैं। 35 वर्ष की आयु में उर्वेला बोधगया में पीपल वृक्ष के नीचे जो है निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ज्ञान प्राप्ति के बाद ये क्या कहलाए? ज्ञान प्राप्ति के बाद ये क्या कहलाए? तो पश्चात बुद्ध कहलाए। इस बात को ध्यान रखना है। महावीर स्वामी, वेरी गुड, महावीर, बहुत अच्छी बात। आप में से कई लोगों ने सही आंसर लगाया, महावीर आंसर लगाया, वेरी गुड। ठीक है, आगे चलते हैं। भगवान बुद्ध का गया से किस प्रकार से गहरा संबंध है? जन्म था, ज्ञान प्राप्त किया था, मृत्यु हुई थी, अपना पहला उपदेश दिया। ये भी आपके 2011 में आरओ हाई कोर्ट में क्वेश्चन आया, 2011 के पेपर में। बताइए। ठीक है, एक मंदसौर अभिलेख आपने सुना होगा, मंदसौर अभिलेख, ये भी पता है? मंदसौर अभिलेख ज्ञान मिला, क्या मिला था इनको? गया से किस प्रकार संबंधित तो ज्ञान प्राप्त हुआ था? एनलाइटमेंट, एनलाइटमेंट। मंदसौर अभिलेख बताना आंसर करके। तो देखो यहाँ पर आंसर क्या है भाई? व्यतीत होकर 29 वर्षीय अवस्था में निकल जाते हैं। गृहत्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। और सर्वप्रथम क्या है? वैशाली में आकर सांख्य दर्शन के आचार्य होते हैं, आचार्य आलार कलाम, किसके? सांख्य दर्शन के आचार्य हैं। तो इनसे इनकी मुलाकात होती है। तो आंसर यहाँ पर क्या हो गया? आंसर आपका सही है, बी। मंदसौर अभिलेख क्या लगा रहे हैं आंसर? मंदसौर अभिलेख किसका है? मंदसौर अभिलेख पे आंसर नहीं आ रहा किसी का? मालवा नरेश यशोवर्मन होते हैं, मालवा के शासक हैं, नरेश हैं, यशोवर्मन का है। ये भी बहुत बार पीसीएस में आ चुका क्वेश्चन है। यशोवर्मन का अभिलेख है, मालवा नरेश यशोवर्मन का अभिलेख है मंदसौर अभिलेख।
ठीक है, आगे देखो, पूछा गया 12 अलवारों की रचना का संकलन किया जाता है किस नाम से? तेवरम, दिव्यसूरी, सरिता, प्रिय पुराणम या नलिरा दिव्य प्रबंधम। 12 अलवरों की रचनाओं का संकलन किया जाता है जिन्हें किस नाम से जानते बताइए? क्या आंसर लग रहा है इसका? ठीक है, यशोवर्मन हो गया। कौन सी किताब यहां पर? ए है, डी है, क्या लग रहा है? बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं। देखो देखो 10वीं शताब्दी तक आते आते क्या होता है, 12 अलवारों की रचनाओं का संकलन किया गया। इस संकलन जो किया गया इसे क्या बोला? इसको बोलते हैं नल इरा दिव्य प्रबंधम बोला गया है। ठीक है, तमिल भाषा में नालियस्म का अर्थ होता है 4000। अपने वर्तमान रूप में इन पदों का संकलन नाथमुनि द्वारा किया गया। ये पद्य आज भी गाए जाते हैं। आंसर यहाँ पर डी है। ए लोग तो ए वाले जितने तुक्का लगा रहे हैं गलत हैं सारे, तो याद रखना, नोट कर लेना चाहो तो कर सकते हो इसको। ये अच्छा क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में आ जाए तो बहुत से लोग इसको गलत कर देंगे, नहीं लगा पाएंगे। ये आपके इलाहाबाद हाईकोर्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। अंडाल एक तमिल भक्त थी, संत किसकी उपासक थी? महावीर की, शिव की, वैष्णव की या बुद्ध की? किसकी उपासक होती है अंडाल? एक पुलकेशिन द्वितीय होते भाई। पुलकेशिन द्वितीय का एक अभिलेख कौन सा है? एक उनका भी अभिलेख बहुत पूछा जाता है, इसको बोलते हैं कौन सा अभिलेख है? एहोल अभिलेख। किसका है एहोल अभिलेख? अगर आप देखते होंगे, पढ़ते होंगे, एहोल अभिलेख भी आता है जो कि पुलकेशिन द्वितीय का है। अंडाल कौन से है भाई? शिव। शिव है, कौन है बताइए? अंडाल शिव। तो देखो यहां पर 8, इनको भारत की, दक्षिण भारत की मीरा कहते हैं। क्या बोल? दक्षिण भारत की मीरा बोलते हैं। और 8वीं शताब्दी में दक्षिण भारत के विष्णु भक्त संत थी ये। ठीक है, विष्णु भक्त हैं। आप में से कई लोग शिव लगा रहे हैं, तो जितने भी शिव लगा रहे हैं भाई सभी लोग सुधर जाओ, ध्यान दे लो इस चीज पे। आंसर आपका क्या है यहाँ पर? विष्णु है। ये अलवार संत हैं। क्या है ये? अलवार संत हैं। अलवार नयनार में कंफ्यूज तो नहीं हो जाते हो? नयनार देखो, शिव जी की 3 आंखें ना, तो नयनार किसके? शिव जी। तो शिव के भक्त जो शैव भक्त हैं वो सब क्या है? नयनार हो जाएंगे। जो विष्णु के भक्त हैं वो सब क्या है? वो सब अलवार हैं। बेसिक सी चीजें ध्यान रखो, ये गलत नहीं हुआ क्वेश्चन। बहुत से लोगों ने आंसर गलत किया है। ठीक है, बहुत लोगों का आंसर गलत हुआ इसमें। आगे आ जाओ, दक्षिण भारत की मीरा बोलते हैं। आगे देखो, कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? अशोक के, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, राजा जनक के? 2021 में आपके आरओ में क्वेश्चन आया है। अलवार लिखते तो बता देते अलवार लिखते तो बता ही देते, फिर तो ऐसे नहीं याद है। बताइए, कौटिल्य किसके समय थे? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य? राजा जनक तो है नहीं, अशोक भी नहीं है। आंसर यहाँ पर क्या लगेगा? आंसर आपका चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में प्रधानमंत्री थे कौटिल्य। ठीक है, और चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से आता था। अर्थशास्त्र के चाणक्य द्वारा लिखी गई पुस्तक राजनीतिक सिद्धांतों पर। देखो ये अर्थशास्त्र जो किताब है ना, इसमें कोई अर्थशास्त्र वाली बातें नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज पे, इसमें कोई अर्थशास्त्र वाली बातें नहीं है। समझ में आई बात? आगे आ जाओ। जहांगीर के शासन की काल की सबसे बड़ी विफलता का सही कारण था? सबसे बड़ी विफलता का सही कारण क्या था? कि नूरजहां जुनता गुट बनाना, प्रधानता करना, दक्कन में जमीन का एक भी इंच हासिल पाना, मतलब फेलियर टू, यहाँ पर क्या हासिल ना कर पाना होना चाहिए, फेलियर टू सिक्योर एन इंच ऑफ लैंड इन द दक्कन, तो हासिल ना कर पाना। ठीक है, कंधार को पर्शिया के हाथों गवा देना और गुरु अर्जुन देव की फांसी। क्या होता है शासनकाल की सबसे बड़ी विफलता का सही कारण? ये बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। देखो
ये जो अर्थशास्त्र किताब थी इनकी जहांगीर बता रहे, अर्थशास्त्र जो कौटिल्य किताब है इस पर एक टीका भी लिखी गई है। और अर्थशास्त्र जो आपका है इस पर एक टीका नीतिसार नामक एक टीका लिखा गया है, नीतिसार। और नीतिसार को लिखा था कामंदक ने। किसने लिखा था? कामंदक ने। तो ये क्या है? ये अर्थशास्त्र पर एक टीका है। ठीक है, अर्थशास्त्र पर टीका कौन सी है? ये कामंदक ने लिखा है नीतिसार। तो याद रखना इस चीज को। ए आंसर आ रहा है, कई सारे लोग के आंसर आ रहे हैं ए। तो यहां पर ध्यान देना है भाई, आंसर जहांगीर 1605-1627 मुगल साम्राज्य चौथा शासक था और यह सम्राट अकबर का पुत्र था। जहांगीर के शासनकाल की सबसे बड़ी विफलता 1622 में फारस के शाह द्वारा मुगलों की से कांधार छीन लेना था। तो आंसर यहां पर सी होना है। आंसर आप सभी के ए आ रहे हैं। ठीक है, तो आंसर यहां पर सभी के क्या आ रहे हैं? आंसर सभी के ए आ रहे हैं, जो कि गलत है। आंसर यहां पर हो जाएगा सी, राइट आंसर। लॉस ऑफ कांधार टू पर्शिया। किसके शासन को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा गया है? स्वर्ण युग कहा गया अकबर को, जहांगीर, शाहजहां, हुमायूं। बताइए क्या लग रहा है इसमें? बाबर के समय तो स्वर्ण युग नहीं है, हुमायूं के समय का भी नहीं है, जहांगीर और इन्हीं में दो हैं। ए आंसर, ए तो है ही नहीं। स्वर्ण युग कला का किस काल को स्वर्ण युग कहा गया? तो यहां पर आंसर क्या है? इस शाहजहां के समय की बात है। मुगल स्थापत्य वास्तुकला अपने चरमोत्कर्ष पर था इस समय, और इसी को मुगल स्थापत्य वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा गया है। आंसर यहां पर जितने लोग आंसर लगा रहे थे, क्या आंसर यहां पर शाहजहां हो जाएगा, राइट आंसर। आप में से कई लोग आंसर, बहुत आसान सा प्रश्न है ये, देखो बहुत आसान सा, और गलत हो गया क्वेश्चन, देखो। ठीक है, तो यही गलती हो जाती है, तो गलतियों से बचना है भाई। फिर कौन सा मुगल शासक कुशल वीणा वादक था? औरंगजेब है, अकबर है, जहांगीर है, शाहजहां है। कुशल वीणा वादक, आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे वहां पर भी कुशल वीणा वादक होता है, जो वीणा बजाता है, एक शासक होता है एंशिएंट हिस्ट्री में। प्राचीन भारत में आप जाएंगे तो पढ़ते हैं किसके? समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ते हैं। समुद्रगुप्त भी क्या था? वो भी वीणा बजाता है, वीणा बजाने में निपुण होता है समुद्रगुप्त। उसी तरह से यहां पर भी एक है व्यक्ति। वो व्यक्ति कौन है? तो वो व्यक्ति आपका कौन है? मुगल शासक औरंगजेब एक कुशल वीणा वादक था। औरंगजेब 6वां मुगल शासक था, आलमगीर के नाम से जाना था, और इसको जिंदा पीर भी कहते थे। 1658-1707 तक शासन किया। मुगल साम्राज्य अपने चरम पर पहुंच गया और भारत में सबसे बड़ा साम्राज्य बन गया था इसके समय में, सबसे बड़ा। जहां चित्रकारी जो है किसके समय? तो वो जहांगीर के समय में थी। तो चित्रकला का स्वर्ण आपसे पूछा जाए कि भाई चित्रकला का स्वर्ण युग, चित्रकला का स्वर्ण युग, तो आप जहांगीर लगा दो। ठीक है, आपसे पूछे स्थापत्य कला का, आपसे पूछे स्थापत्य कला का, तो कैसे लगाओगे? तो यहां पर जहांगीर नहीं, फिर आपका शाहजहां हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आई सबको? चलिए आगे, यहां पर क्वेश्चन आपने देख ही लिया। कौन है भाई कुशल वीणा वादक? कौन है? ये आपके औरंगजेब हैं कुशल वीणा वादक। देखो, जजिया कर किसने दोबारा शुरू किया था? जजिया कर औरंगजेब, जहांगीर, अकबर, शाहजहां। किसने दोबारा शुरू किया था? देखेंगे कि जजिया कर किसने दोबारा? औरंगजेब, शाहजहां, अकबर, जहांगीर। तो भाई दोबारा कौन लगाया? दोबारा अकबर ने 1562 में क्या किया? दास प्रथा को बंद किया। 1563 में यात्रा कर और 1564 में जजिया कर को समाप्त किया था अकबर के द्वारा। जजिया कर को 1564 में समाप्त किया जाता है। ठीक है, औरंगजेब ने पुनः जजिया कर की शुरुआत करी थी। सामूगढ़ की विजय के उपरांत आगरा पर अधिकार कर लेने के पश्चात औरंगजेब 21 जुलाई 1658 को दिल्ली में अपना प्रथम राज्याभिषेक कराता है और आलमगीर की उपाधि धारण करी। इसी और इसको जिंदा पीर भी कहते हैं। तो आलमगीर की उपाधि भी औरंगजेब ने धारण करी थी। ठीक है, और जिंदा पीर भी इसी को कहते थे, औरंगजेब को। ठीक है,
आगे आ जाओ। किस मुगल सम्राट ने अपने शासनकाल में नवरोज का उत्सव समाप्त कर दिया? बाबर, जहांगीर, औरंगजेब, हुमायूं। बताइए किसने किया समाप्त? सी आंसर आ रहा? तो भाई मुगल सम्राट के शासनकाल में नवरोज का उत्सव समाप्त कर दिया था। सी आंसर औरंगजेब ने ही समाप्त किया था। ध्यान रखना इसी को। कुरान को अपने शासन का आधार बनाया था इसने। ध्यान रखना किसको? कुरान को अपने शासन का आधार बनाया था किसने? और बहुत ही कट्टर था ये, कानून का कट्टरता से पालन करने के कारण सुन्नी प्रजा इसे जिंदा पीर के नाम से जानते थे। मुख्य लक्ष्य क्या था? भारत को दारुल हर्ब यानी काफिरों के देश से दारुल इस्लाम मतलब इस्लाम का देश में परिवर्तन करने का इसका क्या था? इसका उद्देश्य था। इसने सिक्कों पर कलमा खुदवाया, तुलादान, झरोखा दर्शन प्रथा, पारसी त्योहार, नवरोज और हिंदू त्योहारों, इन सब पर क्या है, संगीत समारोह, भांग उत्पादन पर प्रतिबंध लगा दिया। इन सब पर इसने प्रतिबंध लगा दिया पूरी तरह से। मतलब बहुत ही मतलब कट्टरता का वो था। जनता जो है शरीयत के अनुसार ही जी रही है कि नहीं, इसको देखने के लिए औरंगजेब ने मुहतसब नामक एक अधिकारी की नियुक्ति करी थी। तो आपसे पूछा भाई मुहतसब क्यों बनाया जाएगा? मुहतसब जो है तो ये कहा गया भाई जो लोग हैं, जनता जो है वो शरीयत के अनुसार रह रही कि नहीं रह रही, इस्लाम के अनुसार कार्य कर रहे, इस्लामी जो कानून है शरीयत उसके हिसाब से रह रही कि नहीं रह रही, इसको देखने के लिए मुहतसिब एक बनाया गया था सार्वजनिक सदाचार निरीक्षक। ये अधिकारी है मुहतसिब। तो मुहतसिब क्यों बनाया गया था? आपसे ध्यान रखना मुहतसिब है क्या, तो याद रखना है कि शरीयत के अनुसार सभी लोग रह रहे हैं, जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं, ये देखने के लिए इसने एक पद बनाया मुहतसिब का। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी चीजें। आगे आ जाओ। जिंदा पीर कौन से शासक को जानते? तो अभी आपने देख लिया भाई औरंगजेब है जिसको जिंदा पीर के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे देखो, ये यहां पर हमने आपको बता दिया पहले। और देखो यहां पर लिखा मुगल बाबर को मुगल साम्राज्य का संस्थापक माना गया है। शाहजहां को भारत में स्थापत्य का मोती कहा जाता है। अकबर एक को उदारवादी मुगल सम्राट कहा जाता है और दीन इलाही धर्म की स्थापना करी थी। ठीक है। बुलंद दरवाजा किसके द्वारा निर्मित कराया गया? बुलंद दरवाजा किसके द्वारा निर्मित हुआ? अकबर, हुमायूं, औरंगजेब, बाबर। 2025 स्टेनो एग्जाम में क्वेश्चन आया है ये। लाइक नहीं या कोई बात नहीं, सबकी अपनी इच्छाएं हैं। देखो जबरदस्ती किसी तो हम कह नहीं सकते भाई लाइक करो, अगर नहीं अच्छा लगा तो कोई बात नहीं। जरूरी नहीं है कि आपको हमारी हर चीज पसंद ही हो। कई लोग हैं जो नाराज होंगे, कई लोग होंगे नहीं खुश होंगे, किसी को लग रहा नहीं आज मजा नहीं आ रहा पढ़ने का हमें। सबकी अपनी इच्छाएं हैं। बाकी इसको करना हो कर देगा लाइक, अभी तो सभी पढ़ ही रहे हैं, अभी क्या ही करना। बताइए आंसर क्या लग रहा है? बुलंद दरवाजा निर्मित किसने? बुलंद दरवाजा को अकबर ने बनाया था। बुलंद दरवाजा किसने? अकबर ने। ये आंसर हुमायूं, औरंगजेब, बाबर। तो ध्यान रखना इसका आंसर क्या है भाई? निर्माण कहां पर? फतेहपुर सीकरी में होता है बुलंद दरवाजा का। 1571 में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। ये चीज ध्यान रखना भाई, गुजरात विजय करके जब अकबर आता है तब क्या करता है ये? 1571 में क्या करता है? गुजरात विजय करता है। उसी के बाद आके बुलंद दरवाजा का निर्माण कराता है। ठीक है। और इसके अतिरिक्त आगरा का किला भी इसने बनवाया, फतेहपुर सीकरी से जामा मस्जिद बनवाई, पंचमहल बनवाया, जोधाबाई महल, लाहौर का किला, इलाहाबाद के किले आदि निर्माण भी अकबर के द्वारा करवाए गए हैं। ये सारे अकबर के द्वारा ही करवाए गए हैं, याद रखना इस चीज को। किसका निर्माण अकबर के शासन काल में नहीं हुआ है पूछा गया। तो अभी आपने देख लिया कौन कौन से हुए, अब बताना कौन सा नहीं हुआ है। देखो ऐसा नहीं, देखो फटाफट देखो लोगों ने लाइक कर दिया। अभी एक कमेंट आया कि सर लाइक नहीं किया किसी ने, और देखो कितने लोगों ने लाइक कर दिया फटाफट से। बताइए चलो बताओ। तो अभी देखना भाई आगरा किला अकबर ने बनाया, फतेहपुर सीकरी, बुलंद दरवाजा, जामा मस्जिद दिल्ली की जो है ये नहीं बनवाया। ठीक है। तो यही आपका आंसर यहाँ पर होना चाहिए। देखो अकबर दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण जो है अकबर के शासन में नहीं हुआ था। यहाँ पर आंसर आपका डी होगा ये। इस जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। अकबर ने आगरा के किले के लाल किले का निर्माण कराया था आगरा के। इलाहाबाद में जो किला है वो भी अकबर के द्वारा ही बनवाया गया था। कवि द्वारा 1857 की क्रांति को सूचीबद्ध किया गया। मीर तकी, मीर जौक या गालिब या इकबाल, किसके द्वारा?
क्या लग रहा है इसका? तो किसने किया? मीर तकीमीर गालिब, भाई गालिब साहब हैं 1857 क्रांति को जो यहाँ पर जिन्होंने देखा है, तो गालिब साहब हैं 1857 क्रांति को सूचीबद्ध किया था। और उर्दू के महान शायर, भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण घटना यह थी, मेरठ के शहर से शुरू होती 10 मई 1857 को 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। कुंवर सिंह ने कहां से किया था? पंजाब, बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, कहां से किया था? कुंवर सिंह ने कहां से किया था भाई? बताइए। बिहार, सभी का आंसर बिहार है भाई, फटाफट लगाते जाओ आंसर। बिहार से इन्होंने क्या किया था? बिहार में नेतृत्व किया था। वर्तमान में जगदीशपुर के 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसके साथ मान सिंह ने विश्वासघात किया और बंदी बनाया और अंग्रेजों द्वारा मृत्यु घाट उतारा गया? नाना साहिब, कुंवर सिंह, खान बहादुर खान, तात्या टोपे। क्या हो जाएगा आंसर? आरा के जगदीशपुर से। बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। बस क्वेश्चन कंप्लीट है, 20 तक है, तीन से 4 क्वेश्चन और हैं। तो यहाँ पर किसको उतारा गया था मौत के घाट? तो यार तात्या टोपे द्वारा कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया गया। और नेपाल बाद में क्या? नेपाल चले गए, जहां उनकी मित्र जमींदार जो है मान सिंह ने विश्वासघात करके अंग्रेजों को पकड़वा दिया और उन्हें फांसी दी गई थी। ठीक है, तो आंसर कौन है? तात्या टोपे हो जाएंगे। तात्या टोपे कहां पर है भाई? ये आंसर हो जाएगा डी, डी आंसर। किसने रानी लक्ष्मीबाई की ग्वालियर पर कब्जा करने में सहायता करी थी? इंडी खान, तात्या टोपे, खान बहादुर, अजीमुल्ला, किसने किया था? हाथ कट जाने, मतलब हाथ में इनके जख्म हो गया, उसके बाद हाथ को काट के फेंक देते हैं, खुद ही काट देते हैं। क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो रानी लक्ष्मीबाई कि ग्वालियर पर कब्जा करने में सहायता किसने करी थी? तो ये करी गई थी भाई, यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई जो होती हैं तात्या टोपे ने इनकी सहायता करी थी, ध्यान रखना है। और रानी लक्ष्मीबाई कालपी में तात्या टोपे से मुलाकात की, परंतु रानी और तात्या टोपे यहाँ जनरल हीरोज द्वारा की जाने वाली घेराबंदी के पूर्व ही भाग गए और रानी और तात्या टोपे जो है संयुक्त सेना ग्वालियर की ओर बढ़ती और कब्जा कर लेती जाकर के। ठीक है, तो किसने सहयोग किया था? तात्या टोपे जी के द्वारा यहाँ पर सहयोग किया गया। राइट आंसर लगा सकते हैं बी। आगे देखो, इलाहाबाद में 1857 में का विद्रोह किसने किया? इलाहाबाद में रानी लक्ष्मीबाई, लियाकत अली, कुंवर सिंह, नाना साहिब। आसान क्वेश्चन है, देखो ये बहुत आसान सा प्रश्न है ये। तो इलाहाबाद में नेतृत्व किसने किया भाई? लियाकत अली खान, लियाकत अली खान। अब देखो ऐसे क्वेश्चन फटाफट देखते हैं आंसर लगाने आपको। असंगत जोड़ा बताओ इसमें कौन सा है? मोपला विद्रोह मालाबार क्षेत्र है, और एका आंदोलन उत्तर प्रदेश और का हरदोई, बहराइच और सीतापुर, पावना विद्रोह महाराष्ट्र, तेभागा आंदोलन बंगाल। कौन सा इसमें से असंगत है? और भी ऑप्शन तो नहीं है? नहीं है इधर। ठीक है, कौन सा जोड़ा इसमें से गलत है? लास्ट क्वेश्चन, जल्दी से आंसर बताएं सभी लोग। जो भी आंसर आपको लग रहा हो कमेंट करें फटाफट। आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पावना विद्रोह जो है ये आपको गलत दिया गया, यहाँ पर मैचिंग नहीं कर रहा है। आरओ ये भी आपके आरओ 21 का ही क्वेश्चन है, ध्यान रखना 21 का ही क्वेश्चन है आरओ का। सी आंसर है। ठीक है, चलिए जो लोग लेट देख रहे हैं भाई, क्लास में लेट में आते तो वो लोग भी क्लास पूरी देख लिया करें। क्लास देखने के बाद कमेंट करके बताया करें क्लास कैसी लगी। 7 बजे क्लास आपकी होती है, तो सभी लोग भाई टाइम से ही क्लास में आ जाया करें, सारे के सारे लोग। ओके, तो आज के लिए इतना ही, बाकी चीजें कल मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ और आगे पढ़ेंगे चीजों को। ठीक है, चलो तो क्लास को लाइक कर दो एक बार सभी लोग और कमेंट करके बताना क्लास कैसी लगी आज की। कल वाली क्लास आप लोगों ने जो लोग नहीं देख पाए वो भी क्लास कर लो, देख लो, नोट्स वगैरह बनाते चलो। छोटी छोटी चीजें हैं, आपको आरओ के एग्जाम में बहुत हेल्प देगी क्लास से। आपकी कई सारी चीजें बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएंगी सारी। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट।